हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। कैसे हैं सब लोग? हेलो आरएस। जो बच्चे कल प्रेजेंट थे वही लोग, सभी लोग आए हैं या कुछ नए भी हैं? आज किसी की फर्स्ट क्लास है क्या? किसी ने आज पहली बार ज्वाइन किया है क्या क्लास को? सीए इज़ न्यू। हाय सर, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। सीए की फर्स्ट क्लास है, आरएस की भी फर्स्ट क्लास है। अच्छा, जो बच्चे कल प्रेजेंट थे, होमवर्क किया है क्या? डीपीपी सॉल्व करिए क्या? Have you solved the yesterday's DPP and one binomial question which I gave you in the last class? Okay, ML and VI, you are new people. Anyone from Vidarbha? Okay, I want to know how many of you could solve the binomial problem? How many of you could solve the binomial problem? And how much time did it take? कितना समय लगा बाइनोमियल वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करने में? और डीपीपी सॉल्व करने में कितना टाइम लगा? चारों क्वेश्चन किस किस से सॉल्व हो गए, जरा मैं जानना चाहूंगा। 30 मिनट। एसके, व्हाट वाज दैट प्रॉब्लम सर? आई एम ऑल्सो न्यू। ओके, इफ इट्स योर फर्स्ट क्लास देन आई वेलकम यू टू अमेजॉन अकेडमी। डीपीपी पूरी किस किस ने सॉल्व कर ली है 20 मिनट्स में? बहुत बढ़िया, वेरी गुड। हाउ मेनी ऑफ यू कुड सॉल्व द कंप्लीट डीपीपी? चारों क्वेश्चन किस किस से सॉल्व हो गए? एस के से सॉल्व हो गए, वेरी गुड। पीपी से भी सॉल्व हो गए, वेरी गुड। कुछ बच्चे न्यू हैं, कुछ बच्चे ऑलरेडी लास्ट क्लास के रिपीट हैं। देखो, इफ यू वांट टू टेक द मैक्सिमम बेनिफिट ऑफ दिस क्रैश कोर्स, क्या करना चाहिए आपको? यू शुड अटेंड ऑल द लाइव लेक्चर्स, every live lecture including physics, chemistry, maths, all live lectures you should attend. There will be some dpp's given, you should solve those dpp's because those questions will be discussed in the next class, so you can benefit from that during the discussion. These classes started from 6 January. This may be first lecture for you today, but these classes have already started since 6 January. Hi Ayushman, how are you? Good evening. Anyone from Hi boys? चलिए, I think it's time for us to start the today's lecture, which is based on sequence and series and mathematical induction. Good evening हेमंत, good evening केपी, good evening, welcome to all of you. मैं आप सबका स्वागत करता हूं अमेजॉन अकेडमी की इस ऐप पे एक बार फिर से। क्या कर रहे हैं अपन क्रैश कोर्स को टारगेट करके चल रहे हैं। जेई मेंस जो फरवरी में होने वाला है उसके हिसाब से अपन ने क्रैश कोर्स प्लान किया है, और अगर आप मार्च में भी देने वाले हो तो भी ये क्रैश कोर्स आपको बहुत हेल्पफुल होने वाला है। क्यों? क्योंकि सारे टॉपिक कवर होने वाले हैं, मैथ्स के भी, फिजिक्स के भी, केमिस्ट्री के भी। लेकिन अगर आपको इन लाइव क्लासेस का मैक्सिमम बेनिफिट लेना है तो आपको कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि आप मैक्सिमम बेनिफिट ले पाओ। किन किन बातों का? यू शुड ज्वाइन द क्लास ऑन टाइम and you should watch the complete lecture. You should attend all the classes, and you can also see the recordings in case the class was missed. You must revise the previous class topics before coming to the new class. Be polite with your peers and teachers on chat. Definitely, if you are polite, then other people will also be polite with you. Then you will have a friendly discussion over the chat. नेवर स्पैम इन द क्लास और यूज अनसिविलाइज लैंग्वेज, दैट्स ए गिवन। मतलब ऑब्वियसली अनसिविलाइज, हम लोग सिविलाइज पीपल हैं, हम लोग बड़े बड़े कॉलेज में जाने का टारगेट कर रहे हैं। वी शुड नॉट बिहेव लाइक अनसिविलाइज पीपल।
You can use the my doubt section to ask the doubts related to the class without disturbing the other students and the teacher. My doubt section में आप खुद का डाउट पूछ सकते हो. There are other teachers available who will solve your doubts. टाइम ऑफ डाउट क्लासेस नहीं. देखो चैट में ही आपको लेफ्ट में एक बॉक्स दिख रहा होगा माई डाउट्स का. सिस्टम रिक्वायरमेंट्स क्या है लाइव लेक्चर यूज करने के लिए? क्रोम या फायरफॉक्स में आप चला सकते हैं, बड़ा स्मूथली चलेगा. अगर आप ऐप यूज कर रहे हैं तो आपके एंड्रॉइड का वर्जन 6 या अबव होना चाहिए. ठीक है. आपके इंटरनेट की स्पीड अगर 5 Mbps है देन द क्लास विल रन स्मूथली. इन केस कभी कभी अगर आपकी क्लास बीच में अटकती है या वीडियो ब्लर हो जाता है या साउंड चली जाती है तो छेड़खानी मत करना. उसको कीप इट एज इट इज. आफ्टर 2, 3 और 5 सेकेंड इट विल बिकम ओके. ठीक है. नॉट एबल टू हियर मी. मेरी आवाज आ रही है क्या? GR इज नॉट एबल टू हियर मी. बाकी सबको मेरी आवाज आ रही है क्या? ठीक आ रही है या लो आ रही है या ओके आ रही है? नमस्ते यूपी, नमस्ते. ऑडिबल है, ऑडिबल है. ओके. जिसको नहीं आ रही है मैं कहूंगा 4-5 सेकंड के लिए वेट करो. फिर भी नहीं आती है तो पेज को रिफ्रेश कर लो, फिर साउंड आ जाएगी. कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम है. ठीक है. क्योंकि बाकी सब बच्चों को आवाज आ रही है. तो सबसे पहले अपन को करना है डीपीपी डिस्कशन लास्ट क्लास का. 4 क्वेश्चन दिए थे मैंने पीएनसी के, छांट के अलग अलग टाइप के, जिसमें से कुछ कुछ सिमिलर हैं जेई मेंस में अपीयर हो रखे हैं. ठीक है. तो क्वेश्चन नंबर 1 हो गया सबसे, या बताना है? क्लियर नहीं दिख रहा, क्या करूं? थोड़ी देर वेट करो या फिर पेज को रिफ्रेश कर लो. ओके. क्वेश्चन नंबर 1, एनीबडी वांट टू डिस्कस द क्वेश्चन नंबर 1? सर 1 प्लीज. ओके लेट्स सी. गिवन है अपन को x1, x2, x3, x4 दिस इज इक्वल टू 210. हमें निकालने हैं नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशंस. ठीक है. इंटीग्रल सॉल्यूशंस अगर निकालने हैं तो इसके फैक्टर कर लो. इसके फैक्टर शायद 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 आते हैं. अब यूं समझो कि x1, x2, x3, x4 ये 4 भिखारी हैं, और एक 2 रुपए का सिक्का है, एक 3 रुपए का सिक्का है, एक 5 रुपए का सिक्का है और एक 7 रुपए का सिक्का है. ये जो 2 रुपए का सिक्का है इसको मैं किसी भी एक को दे सकता हूं ना. यानी कि 2 रुपए का सिक्का कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन 4 वेज. सिमिलरली 3 रुपए का सिक्का भी कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन 4 वेज. सिमिलरली 5 रुपए का सिक्का कैन ऑल्सो बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन 4 वेज एंड 7 रुपए का सिक्का कैन ऑल्सो बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन 4 वेज. लगता तो ऐसा है कि आंसर आना चाहिए 4 की पावर 4, लेकिन आंसर 4 नहीं है. क्यों नहीं है? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो. इंटीग्रल सॉल्यूशंस पूछे हैं. अभी अपन ने क्या निकाले हैं? अभी अपन ने पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन निकालने हैं. लेकिन इंटीग्रल सॉल्यूशन अगर पूछे हैं तो कई सारी पॉसिबिलिटी बनती है. क्या क्या? कि सारे के सारे पॉजिटिव बन जाएं या सारे के सारे नेगेटिव बन जाएं, तो भी मल्टीप्लाई करने पर पॉजिटिव आ जाएगा. या फिर 2 पॉजिटिव बन जाएं और 2 इनमें से नेगेटिव बन जाएं. तो सारे के सारे पॉजिटिव बन जाएं उसका तो एक ही तरीका है, सबको पॉजिटिव रखना है. सारे के सारे नेगेटिव बन जाएं उसका भी एक ही तरीका है कि सबको नेगेटिव बना दो. और 2 पॉजिटिव 2 नेगेटिव यानी कि 4 में से कोई 2 सिलेक्ट करो और उनको पॉजिटिव बना दो, बचे हुए दोनों को नेगेटिव बना दो. 4c2 की वैल्यू कितनी होती है? 6. 6 + 1 + 1 यानी 8. 8 तरीके वो हैं जब हम इन्हीं सॉल्यूशंस में से अलग अलग कॉम्बिनेशन भी बना सकते हैं. कैसा कॉम्बिनेशन? सबको पॉजिटिव या सबको नेगेटिव या 2 को पॉजिटिव 2 को नेगेटिव. ये जो जितने भी 8 केसेस हैं, हर केस 4 की पावर 4 सॉल्यूशंस देगा. तो 8 को लिखा मैंने 2 इंटू 4 मल्टीप्लाइड बाई 4 की पावर 4 विच कम्स आउट टू बी 2 इंटू 4 की पावर 5. इसलिए P की वैल्यू 5 के बराबर है. क्लियर है बच्चों? चलते हैं आगे. क्वेश्चन नंबर 2 बताना है क्या? ये फर्स्ट क्वेश्चन था आरपी. यस आई विल टीच एचपी टुडे. ये फर्स्ट क्वेश्चन था. क्वेश्चन नंबर 2 बताना है क्या? एनीबडी? क्लियर है. क्वेश्चन नंबर 3. एनीबडी? क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 इजी था, उतना मुश्किल नहीं था. क्वेश्चन नंबर 2 पूछ रहे हैं क्या एएन? क्वेश्चन नंबर 2. चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करते हैं. क्वेश्चन नंबर 2 में है एक सेट दे रखा है अपन को, सेट ए विच इज इक्वल टू A1 A2 से लेकर कहां तक? A20 तक.
अच्छा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। मैं चैट ऑफ कर रहा हूं क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। ध्यान से देखना और ध्यान से समझना। हमें ए के सबसेट बनाने हैं पी एंड क्यू। तो सपोज दिस इज द सेट ए। सेट ए इज द यूनिवर्सल सेट। देर आर टू सबसेट्स P and Q. Suppose this is P and this is Q. We have to arrange all these elements in this set such that there are only 3 elements at this place. ये प्लेस कौन सी है? P इंटरसेक्शन Q वाली है। A को मैंने एक यूनिवर्सल सेट मान लिया, उसके दो सबसेट हैं P और Q। ये सारे के सारे एलिमेंट इस A के अंदर मुझे बिछाने हैं कि कौन कहाँ पे आएगा, जिनमें से 3 एलिमेंट आने चाहिए P इंटरसेक्शन Q की जगह। तो मैंने क्या किया, आई सिलेक्टेड 3 एलिमेंट्स आउट ऑफ 20 एंड आई पुट देम हियर, वेयर, इन द रीजन ऑफ P इंटरसेक्शन Q. नाउ सपोज दीज एलिमेंट्स आर A1, A2, A3. सपोज नाउ वी आर लेफ्ट विद 17 more elements. None of these elements should go in the P intersection Q. So every element can go to this place or this place or this place. There are only 3 places where each of the remaining 17 elements can go. So the answer will be 20C3 multiplied by this. Suppose this A3 is already gone, so A4 can go in 3 ways. 3 multiplied by 3 multiplied by 3 up to 3, which comes out to be 20C3 into 3 raised to power 17. This question is very very important from the point of view of JEE Mains as well as JEE Advance. I hope ये वाला फंडा आपको क्लियर हुआ होगा कि जब अपन को कहा है कि P इंटरसेक्शन Q में 3 एलिमेंट डालने हैं, तो ये समझना जरूरी है कि बाकी सारे एलिमेंट 3 जगह पर जा सकते हैं, नंबर 1 प्लेस, नंबर 2 प्लेस और नंबर 3 प्लेस। क्लियर? चलिए, चैट इज ऑन नाउ। क्वेश्चन नंबर 3 पूछना है किसी को? क्वेश्चन नंबर 3 इजी है, हो जाना चाहिए आपसे। क्लियर, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 4 एनीबॉडी? क्वेश्चन नंबर 4 में डाउट है क्या? 3 प्लीज। ओके, लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 3। Question number 3, committee of 4 people from 12 people, we have to select 2 particular persons. Let's say A1 and A2. They don't want to go together. Don't go together. Okay. And A3 and A4, they always go together. There are in total 12 people. If we remove A1, A2, A3, A4, it means we are left with 8 people. Now let's make some cases. Case 1. Case 1, A3, A4 are included. And let's say case 2 is A3, A4 are excluded. ध्यान से सुनना, अब ध्यान से सुनना, ध्यान से समझना कि मैं क्या कहने जा रहा हूं। ठीक है, A3, A4 इंक्लूड हो चुके हैं, तो अब मुझे कितने लोग और चाहिए? सिलेक्ट करने हैं अपन को 4 लोग, यानी मुझे 2 लोग और सिलेक्ट करने हैं। वो 2 लोग या तो मैं इन 8 में से सिलेक्ट कर लूं, या फिर इन 8 में से एक सिलेक्ट करूं और उन 2 में से कोई एक सिलेक्ट करूं, क्योंकि वो दोनों साथ तो आएंगे नहीं। दोबारा सुनना ध्यान से, मुझे पता है आपने मिस कर दिया मेरी बातों को, दोबारा सुनना ध्यान से। जब मैंने A3 और A4 कह रहे हैं कि हम आएंगे तो हमेशा साथ में आएंगे, नहीं तो आएंगे नहीं, तो अपने 2 केस बनाए कि वो आए या फिर वो नहीं आए। जब A3 A4 आ गए हैं तो हमें कितने 2 लोग और चूज करने हैं, क्योंकि टोटल 4 चूज करने थे। तो 2 लोग या तो जो 8 बचे हैं उन्हीं में से चूज कर लूं, उनको कोई दिक्कत नहीं है, या फिर उन 8 में से मैं एक चूज करूं और ये वाले जो दोनों थे इनमें से कोई भी एक चूज कर लूं, या फिर केस 2 यानी कि प्लस करना होगा। A3 A4 एक्सक्लूड हो चुके हैं, तो या तो मैं इन 8 में से 4 लोग सिलेक्ट कर लूंगा 8C4, या फिर इन 8 में से मैं 3 सिलेक्ट करूंगा और उन 2 में से मैं एक सिलेक्ट करूंगा। कौन से 2? A1 और A2 में से। इसको टोटल करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। आंसर इज डी, द टोटल नंबर ऑफ एज इज 226। वेयर वी गेट द डीपीपी? लेक्चर खत्म होने के बाद, लेक्चर में प्रीवियस रिकॉर्डिंग में अगर आप जाओगे तो वहां पे नीचे, लेक्चर के जस्ट नीचे रिकॉर्डिंग भी मिलेगी, डीपीपी भी मिलेगी, और जो अपन ने एनोटेट किया है, जो मैं स्लाइड्स यूज कर रहा हूं, ये स्लाइड्स भी एज इट इज मिलेंगी आपको। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 4 एनीबॉडी? लेट्स से फास्ट। क्वेश्चन नंबर 4, ओके लेट्स सी, फटाफट से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4।
A1 A2 to A10 can be ranked so that A1 is always above A2. Let's see. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. We have to arrange A1 से लेकर A10 in these places such that A1 is always above A2. I will select two places first. Let's say I selected 3 and 5. For whom I have selected these places? For A1 and A2. So A1 will automatically go to the third position and A2 will automatically go to the fifth position. It means there is only one way to arrange A1 and A2. Remaining 8 places and 8 people, which means multiplied by 8 factorial. Tell in English. Okay, new student, it's okay. I'm trying to explain in English also as well as in Hindi also. चलिए, डीपीपी डिस्कशन कंप्लीट हो चुका है. लेट्स मूव ऑन टू द प्रीवियस क्लास होमवर्क क्वेश्चन. कौन सा? बाइनोमियल थ्योरम वाला. किस किस से हो गया ये वाला क्वेश्चन? किस किस से ये वाला क्वेश्चन हो गया है? लेट्स से फटाफट. तुम सबने वादा किया था मुझसे कि सर हम घर पे जाके ट्राई करेंगे इसको अच्छे से. वो वादा तुमने निभाया या नहीं निभाया? यस सर, सी आया. स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स. वेरी वेरी गुड. करेक्ट आंसर इज सी. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. किसका आया? आरएस का आया सी. एनीबडी एल्स? आरजे का भी सी आया. बहुत बढ़िया. एचवाई का भी सी आया. चलिए डिस्कस करते हैं फटाफट से. S1 क्या बोल रहा है? S1 को अगर आप एक्सपेंड करोगे, ध्यान से देखना एक बात, ध्यान से एक बात देखना कि S1 में अगर आप J की वैल्यू 1 पुट करोगे तो 0 हो जाएगा ना. यानी कि S1 एक्चुअली स्टार्ट्स फ्रॉम J इक्वल टू 2 टू 10. J इंटू J माइनस 1 10 CJ. दिस कैन बी रिटन एज सिग्मा J इक्वल टू 2 टू 10. दिस इज J इंटू J माइनस 1. 10 CJ को मैं लिख रहा हूं मैं 10 अपॉन J इंटू 9 CJ माइनस 1. प्रॉपर्टी बताई थी. J से J कैंसिल हुआ. दिस कम्स आउट टू बी सिग्मा J इक्वल टू 2 से लेकर 10 J माइनस 1. अब ये जो 10 है, ये जो 10 है इसको तो बाहर निकाल देता हूं. कांस्टेंट है ये, तो 10 को बाहर निकाल दिया अपन ने. और अंदर जो बचा 9CJ माइनस 1 उसको मैं लिख रहा हूं 9 अपॉन J माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई 8CJ माइनस 2. क्लियर? J माइनस 1 फिर से कैंसिल. ये जो 9 है ये 9 फिर से बाहर निकल गया तो अपने पास बचा 90 सिग्मा J इक्वल टू 2 से लेकर 10 तक 8CJ माइनस 2, जिसको आप एक्सपेंड अगर करोगे तो 90 मल्टीप्लाइड बाई ये बना 8C0 प्लस 8C1 से लेकर 8C8, जिसकी वैल्यू कितनी होती है भैया? C0 C1 C2, इसकी वैल्यू होगी 2 की पावर 8. ये तो निकल गया अपना S1. ठीक है, S2 की बात करते हैं जरा. S2 को अगर देखोगे तो ये है सिग्मा, चलो इसको एक्सपेंड ही कर लेते हैं, जाना पहचाना है. J की वैल्यू 1 डाली तो बना 1C1 प्लस 2C2 प्लस 3C3 से लेकर 10C10. ऐसा क्वेश्चन तो किया था लास्ट क्लास में. क्या करें, इसी को उल्टा करके लिख देते हैं. ये बना 10C10 प्लस 9C9, कहाँ तक? चलते चलते 1C1 तक. दोनों को ऐड किया तो 2 टाइम्स S2 इज इक्वल टू 11 कॉमन निकलेगा. C1 प्लस C2 से लेकर C10 तक की वैल्यूज आएंगी. यानी कि 11 बाहर निकला. इसकी वैल्यू सोचो 2 की पावर 10 माइनस 1 होती है. याद आ गया? ये 10C1 है ना सारे, ये सारे 10C1 10C2, तो इसकी वैल्यू आई 2 की पावर 10 माइनस 1. यानी कि S2 बिकम्स 11 मल्टीप्लाइड बाई 2 की पावर 10 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2. चेक कर लेना कुछ गड़बड़ तो नहीं है. 1C1 2C2, ओ सॉरी, गड़बड़, मिस्टेक कर दिया अपन ने, कुछ गड़बड़ कर दी है, सॉरी. अभी ठीक कर लेते हैं, 2 सेकंड लगेंगे ठीक करने में. अभी ठीक कर लेते हैं. अपन ने 1C1 के साथ 10C10 ऐड कर दिया, जबकि एक्चुअली मुझे यहां पे लिखना चाहिए था 0C0. अब S2 को मैं उल्टा करके लिख रहा हूं तो ये बनेगा 10C10, इसके साथ आएगा 9C1 प्लस इसके साथ आएगा 8C2 और लास्ट में 10C10 के साथ आएगा 0 मल्टीप्लाइड बाई C0. अब दोनों को ऐड करता हूं तो 2S2, 10 कॉमन निकला, अंदर बचा C0 प्लस C1 प्लस C2 से लेकर C10 तक. अब ठीक है, क्या गलती करी थी अपन ने C1 के साथ C10 को ऐड कर दिया था, जो कि दोनों इक्वल नहीं है.
तो C1 के साथ नहीं, C0 के साथ, C0 के साथ ऐड होगा C10, तो उसके लिए मैंने क्या किया, उसको 0 से मल्टीप्लाई कर दिया. नाउ दिस कम्स आउट टू बी 10 मल्टीप्लाइड बाई 2 रेज टू पावर 10, विच मीन्स S2 इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाइड बाई 2 रेज टू पावर 9. S2 भी निकल गया अपना, S2 भी निकल गया. अब अगर आप ध्यान से देखोगे, S1 और S2 को अगर आप ऐड करोगे तो सिग्मा J इक्वल टू 1 से लेकर 10 तक. फर्स्ट पार्ट S1 क्या है, S1 है J स्क्वायर माइनस J. S2 क्या है, प्लस J स्क्वायर, J स्क्वायर माइनस J प्लस, सॉरी S2 है J प्लस J. हर एक के मल्टीप्लाई में है 10CJ. J और J तो कैंसिल होगा, S1 प्लस S2 निकालने पर J स्क्वायर के साथ 10CJ आ रहा है, बाहर लगा हुआ है सिग्मा, यानी S1 और S2 को ऐड करोगे तो S3 भी निकल जाएगा. समझ गए? फाइनल आंसर आपको घर पे जाके निकालना है. करेक्ट आंसर मैंने आपको बता दिया है, करेक्ट आंसर इज सी, यानी कि स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स. अब बढ़ते हैं अपन आज के टॉपिक पे, विच इज सीक्वेंस एंड सीरीज. तो जो जिस जिस तरह की प्रोग्रेशन अपने सिलेबस में है सारी कवर करेंगे. फटाफट से स्टार्ट करते हैं अपन एरिथमेटिक प्रोग्रेशन से, क्योंकि समय का थोड़ा सा अभाव है. nth टर्म ऑफ एपी a प्लस एन माइनस वन इंटू डी सबको याद होगी. सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एपी n बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी सबको याद होगा. और n बाई टू इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म ये भी याद होगा. एक छोटा सा फॉर्मूला है कि n टर्म्स के सम में से n माइनस वन टर्म्स का सम निकाल दोगे तो nth टर्म आ जाएगी. ऑब्वियस सी बात है. T1 T2 T3 T4 चार टर्म्स, इन सब के सम में से अगर आप इन तीन का सम सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो फोर्थ टर्म आ जाएगी. ये काम की चीज है, कभी कभी काम में आ सकती है. कुछ बातें, कुछ प्रॉपर्टीज और कुछ ध्यान रखने की बातें. क्या कभी अगर क्वेश्चन में कहा हो कि थ्री नंबर्स आर इन एपी, तो उनको ले लेना a माइनस डी, ए और a प्लस डी. कभी क्वेश्चन में कहा रखा हो फोर नंबर्स आर इन एपी, तो उनको ले लेना a माइनस थ्री डी, ए माइनस डी, ए प्लस डी और a प्लस थ्री डी. 5 नंबर की बात कभी आएगी नहीं, आ जाए तो मैंने लिख के दे दिया है कि 5 नंबर कैसे एज्यूम करने हैं. चौथी बात तो आप बहुत सालों से सुनते आ रहे होंगे कि इफ ए बी सी आर इन ए पी देन टू बी इज इक्वल टू ए प्लस सी. पांचवी बात कुछ कुछ काम की है कि एनी टर्म ऑफ ए पी इज इक्वल टू हाफ द सम ऑफ टर्म्स विच आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम इट. यही बात करें अगर अपन T1 T2 T3 T4 और T5 की अगर बात करें, तो T3 जो है वो T2 और T4 को जोड़ने से, डिवाइड बाई टू करने से आ जाएगा. T1 और T5 को जोड़ के डिवाइड बाई टू करोगे तो फिर से T3 आ जाएगा. ये एक छोटी सी बात है जो कभी कभी किसी सवाल में काम में आ सकती है, ये याद रखना है अपन को. एरिथमेटिक प्रोग्रेशन बहुत ही इजी है, 10th क्लास से पढ़ते आ रहे हो आप, इसलिए अपन डायरेक्टली चलते हैं क्वेश्चंस के ऊपर. क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने, लेट a1 a2 a3 आर इन AP. इफ दिस सम इज इक्वल टू दिस देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a6 अपॉन a21. कम ऑन, लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन नाउ. फटाफट देखें सबसे पहले आंसर किसका निकलता है.
11/41 करेक्ट आंसर, बहुत बढ़िया। ये निकला AM का। 4/49 करेक्ट नहीं है, सॉरी। बहुत सारे लोगों का 4/49 निकल रहा है, ऐसा कैसे है? 11/43 भी नहीं, गलत है। 11/43, 11/41 इज द करेक्ट आंसर। देखिए देखिए कैसे सॉल्व करना है, ध्यान से देखिए। जो गिवन है उसको पहले अपन सॉल्व करके देखते हैं कि A1 + A2 से लेकर AP, ये क्या बनेगा? ये बनेगा P/2 इंटू 2A1 प्लस P-1 इंटू D। समझ रहे हो? डिवाइड बाय, नीचे भी तो सम ही लिखा हुआ है, जो बन जाएगा Q/2 इंटू 2A1 प्लस Q-1 इंटू D। ये दे रखा है P²/Q² के बराबर। ये 2 से 2 तो कैंसिल हुआ और एक P और एक Q भी कैंसिल हो गया। बचा मेरे पास बचा क्या? मेरे पास बचा 2A1 प्लस P-1 इंटू D डिवाइडेड बाई 2A1 प्लस Q-1 इंटू D। दिस इज कमिंग आउट टू बी P/Q। अब यहां पे आके गाड़ी अटक गई कि आगे क्या करूं? अब अगर यहां पे गाड़ी अटक गई है तो जो पूछा उसको देखो जरा। A6 का मतलब क्या है? A6 का मतलब है A1 प्लस 5D। A21 का मतलब A1 प्लस 20D। ऐसा कुछ कुछ क्रिएट हो जाए तो मजा आ जाए। देखो ऐसा क्रिएट हो सकता है क्या? ये 2 परेशान कर रहा है, 2 को बाहर निकाल लो। 2 को बाहर निकाला ऊपर से भी नीचे से भी, तो अंदर 2 को बाहर निकाला तो अंदर बचा A1 प्लस P-1/2 इंटू D डिवाइडेड बाई, नीचे से भी 2 बाहर निकाला तो बचा A1 प्लस Q-1/2 इंटू D इज इक्वल टू P/Q। 2 से 2 तो कैंसिल है। ध्यान से देखना इस वाले पोर्शन को, और ध्यान से देखना इस वाले पोर्शन को। दिखने में एक जैसे दिख रहे हैं क्या? दिख रहे हैं, लेकिन अगर P-1/2 की जगह 5 हो जाए तो मेरा काम हो जाएगा। यानी P की वैल्यू अगर मैं 11 डाल दूं तो न्यूमरेटर क्रिएट हो चुका है। इन द सेम वे Q-1/2 अगर 20 के बराबर हो जाए तो मेरा काम हो जाएगा। यानी Q की वैल्यू अगर मैं 41 डाल दूं तो मेरा काम हो जाएगा। क्या काम हो जाएगा? ये पूरी चीज कितनी बन जाएगी? ये वाली बन जाएगी 5, और ये पूरी चीज कितनी बन जाएगी? ये वाली बन जाएगी 20। वही तो निकालना है। यानी ये कब बना? जब अपन ने P की वैल्यू 5 ली और Q की वैल्यू, सॉरी, P की वैल्यू जब अपन ने 11 ली और Q की वैल्यू ली अपन ने 41। दिस इज द फाइनल आंसर। समझ गए क्या भैया? सिंपल था क्वेश्चन। थोड़ी सी ट्रिक ये थी कि जो पूछा है उसको क्रिएट किया अपन ने कैसे? P की कुछ पर्टिकुलर वैल्यू और Q की कुछ पर्टिकुलर वैल्यू लेकर। आंसर आया 11/41। किस किस का सही निकला देखें जरा। यस सर, यस सर, बहुत बढ़िया, कई बच्चों का निकला है, वेरी गुड। चलिए बाकी बच्चों के लिए और मौके आएंगे आगे। बी ऑन योर टोज। लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 2। क्यू की वैल्यू गलत डाल दी थी। ये गलतियां ही तो एग्जाम में होती है, सेम गलतियां ही तो एग्जाम में होती हैं यार। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने देखें। पिछले क्वेश्चन को भूल जाओ, क्वेश्चन नंबर 2 पे आओ। जिंदगी आगे बढ़ चुकी है, पिछला भूल जाओ एक बार। वो समझ में अगर नहीं आया एक बार और समझाऊं, उतना मुश्किल नहीं था यार। चलो मैं वो स्लाइड खोल के छोड़ देता हूं। जिनको समझ में नहीं आया वो एक बार दोबारा देख सकते हैं, और जिनको समझ में आ गया दे कैन गो ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए पर्सन इज टू काउंट 4500 करेंसी नोट्स। लेट AN डिनोट द नंबर ऑफ। अगर आपकी फर्स्ट क्लास है NV, इफ दिस इज योर फर्स्ट क्लास, बी अटेंटिव, डू नॉट बी डिस्ट्रैक्टेड फ्रॉम द चैट। If you want to pay your full attention in the class, I will suggest close the chat and carefully listen to what I am saying. RR, this is your first class. I strongly recommend you close the chat. और जो मैं समझा रहा हूं, जो मैं बोल रहा हूं, उस पर ध्यान से सुनो, ध्यान से देखो, और जो मैं क्वेश्चन सॉल्व करने को दे रहा हूं उसको सॉल्व करो। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर मैं वेट कर रहा हूं। थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है लेकिन हो जाएगा। देखें किसका निकलता है सबसे पहले जवाब। 34 मिनट, बहुत बढ़िया, आंसर निकल गया है जी का। वेरी गुड यार, वेरी गुड, बहुत जल्दी आंसर निकाला। यस यस, थ्योरी पार्ट भी कवर कर रहा हूं, क्वेश्चंस भी कवर कर रहा हूं। थर्टी 36 नहीं आएगा, 34 आएगा, 34। चलिए चलिए, कई सारे बच्चों का आंसर निकल चुका है।
अब मैं सॉल्व करने जा रहा हूं, चैट को करता हूं बंद, पे अटेंशन टू द सॉल्यूशन। 4500 करेंसी नोट्स काउंट करने हैं। ए एन डिनोट्स द नंबर ऑफ नोट्स ही काउंट्स इन द nth मिनट। A1 A2 A3 A10 यानी कि पहली मिनट में, दूसरी मिनट में, तीसरी मिनट में, 10th मिनट में 150 नोट काउंट किए। इट मीन्स फ्रॉम फर्स्ट टू 10 मिनट्स he has already completed 1500 currency notes. Clear? Now, can I say that A11 plus A12 up to AN should be equal to remaining notes, यानी कि 4500 minus 1500, यानी this should come out to be 3000. इतना क्लियर? अब ये जो A11 A12 से लेकर AN तक ये AP तो लिखी हुई है। मान लो ये कोई दूसरी एपी है A1 प्लस A2 से लेकर AN, जिसका सम आ रहा है 3000 के बराबर। A1 यानी कि A11 कितना है? A11 है A10 माइनस 2। क्यों? A10 की वैल्यू तो 150 थी, उसके बाद कॉमन डिफरेंस शुरू हो गया -2 का, और AP A10 से शुरू हो रही है, लेकिन मैं A11 से करना चाह रहा हूं। क्यों? A10 वाला पोर्शन तो मैंने काउंट कर लिया ऑलरेडी। तो A11 की वैल्यू कितनी आ रही है? 148। इसका अगर मैं सम लिखूंगा तो दिस कम्स आउट टू बी n/2 इंटू 2 इंटू A1 प्लस n-1 इंटू D, फॉर्मूला बोल रहा हूं, वैल्यू पुट कर रहा हूं, इज इक्वल टू 3000। मल्टीप्लाई किया तो बना 148n माइनस n इंटू n-1 इज इक्वल टू 3000, which means n square minus 149n plus 3000 is equal to 0। फैक्टर करने पर आए n minus 125 into n minus 34 आता है क्या? नहीं 24, सॉरी, n minus 24 is equal to 0। n की वैल्यू आई 24 and 125। मेरा आप सबसे क्वेश्चन है कि ये दो वैल्यूज आई हैं, इनमें से कौन सी रखनी चाहिए और कौन सी नहीं रखनी चाहिए। जो नहीं रखनी चाहिए वो क्यों नहीं रखनी चाहिए, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चैट मैंने शुरू कर दिया है। सॉल्व करने पर एन की वैल्यू 2 आई है, कौन सी वैल्यू रखनी चाहिए मुझे? 24 रखनी चाहिए, 125 रखनी चाहिए, या दोनों पॉसिबल हैं? जल्दी से बताना मुझे। 24 रखनी चाहिए, नेगेटिव में चला जाएगा। देखो 124 का मतलब ये है कि सम 3000 आ चुका है, लेकिन ये डिक्रीजिंग एपी है, वैल्यूज कम होती जा रही हैं, तो कम होते होते 0 पे पहुंचेगा, फिर और आगे जाएगा, फिर कुछ और आगे जाएगा तो सम पॉजिटिव आएगा, और आगे चला जाएगा तो सम वापिस एक तरफ से डाइवर्ट होना शुरू हो जाएगा। ध्यान से सुनना क्या कह रहा हूं मैं। जैसे कि मान लो एपी है मेरे पास -3 -2 -1 0 1 2 3 4, इन सबका सम 0 आ रहा है। तो यानी ऐसा ही तो हो रहा है ना, क्योंकि नोट्स खत्म हो गए, उसके बाद वैल्यू वापस बढ़ने लगी, सॉरी और कम होती लगी। एपी का जो कॉमन डिफरेंस है वो नेगेटिव में है, तो नेगेटिव में जाते जाते एक टाइम ऐसा आएगा कि 125 टर्म्स का सम भी वही आ जाएगा, लेकिन हमें इसको कंसीडर नहीं करना है। क्यों? क्योंकि नोट्स तो खत्म हो चुके हैं। तो 24 मिनट तो लगे इसके लिए, और 10 मिनट ऑलरेडी लग चुके थे। टोटल कितना टाइम लग गया? टोटल इज इक्वल टू 24 प्लस 10, यानी कि टोटल आंसर इज 34 मिनट्स। क्लियर हुआ क्या? यस सर, बहुत बढ़िया। डिड नॉट अंडरस्टैंड द लॉजिक, प्लीज एक्सप्लेन इट वंस अगेन। ओके, आई एम टर्निंग ऑफ द चैट एंड आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन इट वन मोर टाइम। देखो ये तो क्लियर होगा ना कि 1500 नोट काउंट हो चुके हैं, उसके बाद जो एक एपी बनी है जो कि A11 से स्टार्ट हो रही है, उस सब का सम 3000 आना चाहिए, क्योंकि 3000 नोट बचे हुए गिनने के लिए। तो एपी के सम का फॉर्मूला लगाया, फॉर्मूला लगा के एन की वैल्यूज आई, दो वैल्यूज आई, एक 24 और एक 125। जब डिक्रीजिंग एपी है, चलो एक और एग्जांपल लेता हूं। देखो डिक्रीजिंग एपी जब होगी तो एक टाइम ऐसा आएगा जब एपी का सम 0 हो जाएगा, फिर उसके बाद बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो 24 वो वाला टाइम है जब 3000 नोट काउंट कर चुके होंगे अपन, उसके बाद और कम होते जाएंगे, कम होते जाएंगे, कम होते जाएंगे, तो एक टाइम फिर से ऐसा आएगा 125 पे कि वापिस सम 3000 बन जाएगा। इसलिए हमें 125 को इग्नोर करना है। इस तरह के क्वेश्चन जेईई मेंस में आ चुके हैं यार, जेईई एडवांस में भी आ चुके हैं। अगर तुमने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन किए होंगे तो ये वाला तुम्हें बड़ा आराम से समझ में आ जाएगा। इनफैक्ट ये खुद क्वेश्चन जेईई मेंस में आ रखा है, ये क्वेश्चन भी जेईई मेंस का है। प्रैक्टिस किया करो अच्छे से।
चलिए आगे बढ़ते हैं। एपी खत्म, लेट्स मूव ऑन टू जीपी। जीपी की nth टर्म a इंटू आर की पावर n माइनस वन। जीपी के एन टर्म्स का सम a इंटू आर की पावर n माइनस वन अपॉन आर माइनस वन। कभी कभी आप उसको a इंटू वन माइनस आर की पावर n अपॉन वन माइनस आर भी लिखते हो, दैट इज सेम थिंग। हाँ, sum of infinite terms is equal to a upon 1 minus r, but it is applicable only when r lies between minus 1 and 1. Otherwise, if r is greater than 1 or less than minus 1, then the sum will not be finite. Clear? 3 numbers in GP can be taken as a by r, a ar. 4 numbers in GP can be taken as a by r cube, a by r, ar cube. Very common thing, everybody should know this. If you don't know, then memorize these things. These 3 points are very important. फोर्थ पॉइंट क्या है? इफ ए बी सी आर इन जीपी देन बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी। क्लियर है, तो बहुत ही क्लियर है। इफ ए वन ए टू ए थ्री इज ए जीपी देन लॉग लेने पर एपी बन जाएगी। ये तो बहुत ही आसान है। मान लो 3 नंबर थे जीपी में, तो बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी आएगा। लॉग ले लो तो 2 लॉग बी इज इक्वल टू लॉग ए प्लस लॉग सी। ए बी सी तो जीपी में थे, लेकिन लॉग ए, लॉग बी और लॉग सी एपी में आ चुके हैं। जो एपी में अपन ने लास्ट पॉइंट पढ़ा था उसकी जैसा ही कुछ 6 पॉइंट लास्ट पॉइंट जीपी का भी है। क्या? एवरी टर्म इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ 2 टर्म्स विच आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम इट। नॉट सो मच इंपॉर्टेंट, बट फॉन्ट साइज बड़ा कीजिए। ओके, आई विल ट्राई टू इंक्रीज द फॉन्ट साइज। दिस पॉइंट टी आर इज इक्वल टू, जैसे कि सपोज T1, T2, T3, T4, T5। एपी में अपन ने क्या कहा कि जो T3 है वो T2 और T4 का एरिथमेटिक मीन आएगा। अब मैं क्या कह रहा हूं, T3 जो है वो T2 और T4 का ज्योमेट्रिक मीन आएगा। इन द सेम वे T1 और T5 का भी ज्योमेट्रिक मीन आएगा। क्लियर? तो जीपी के भी सारे फॉर्मूले अपन ने रिवाइज कर लिए। जो काम की बातें हैं, जैसे कि ये 3 पॉइंट ये भी अपन ने रिवाइज कर लिए। 3 नंबर अगर जीपी में तो क्या यूज करना है ये भी रिवाइज कर लिया। लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चंस। First question in front of you based on GP. Sum of infinite terms of GP is 20 and sum of their squares is 100. Find the common ratio of the GP. VP, if this is your first class, I will say you can start continuing from here. इससे आगे की जो भी क्लास हो, कोई भी क्लास मिस मत करना, क्योंकि सारे टॉपिक कवर होने वाले हैं जेई मेंस के लिए। सारे के सारे टॉपिक कवर होने वाले हैं। और वीकेंड पे जब क्लास नहीं होगी उस टाइम पे आप पहले जो क्लासें हो चुकी है उनकी रिकॉर्डिंग देख सकते हो इसी ऐप पे, इसी वेबसाइट पे। वेयर कैन आई वॉच प्रीवियस क्लास? जहां से अपन ने अभी ये लाइव क्लास स्टार्ट की है उसी के राइट में प्रीवियस लाइव सेशंस एक टैब आता है। उस टैब में आपको सारी की सारी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। केमिस्ट्री में जाओगे तो केमिस्ट्री की मिल जाएगी, मैथ्स में जाओगे तो मैथ्स की मिल जाएगी। 3/5 आंसर आ चुका है। जीई का, केवी का, आरपी का, एनई का 3/5। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जल्दी से आंसर आ रहे हैं बच्चों के। कॉमन रेशियो ऑफ जीपी 3/5। बहुत सारे बच्चों के आ चुके हैं, वेरी गुड। हमको मटेरियल कहाँ मिलता, मैं बताऊंगा, अभी बताऊंगा। अभी क्वेश्चन कर लेते हैं पहले अपन। लेट्स सी, सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ जीपी इज 20, यानी कि a अपॉन 1 माइनस आर, ये गिवन है अपन को 20 के बराबर। सम ऑफ देयर स्क्वायर्स, अगर जीपी को स्क्वायर किया आपने तो a स्क्वायर, a आर का स्क्वायर, a आर स्क्वायर का स्क्वायर, इस तरह की जीपी बन जाएगी। उसके इनफाइनाइट टर्म्स का सम क्या आएगा? a अपॉन 1 माइनस आर। फॉर्मूला बोल रहा हूं लेकिन वैल्यूज पुट कर रहा हूं। दिस इज गिवन एज 100। आर निकालना है अपन को, तो क्या करें अपन, इस वाली चीज को अपन स्क्वायर कर देते हैं। तो बन गया a स्क्वायर अपॉन 1 माइनस आर का होल स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू 400। डिवाइड कर दूं, डिवाइड करूंगा तो a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। बचेगा क्या? 1 माइनस आर का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4। ऊपर से 1 माइनस आर कैंसिल होगा तो बचेगा 1 माइनस आर और नीचे बच जाएगा 1 प्लस आर। ये तो समझ में आता होगा। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा दिया नीचे, इज इक्वल टू 1/4। क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 4 माइनस 4r इज इक्वल टू 1 प्लस r, विच मीन्स 5r इज इक्वल टू 3, विच मीन्स r इज इक्वल टू 3/5। सिंपल था क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल था। इनफाइनाइट जीपी का फॉर्मूला लगाना था बस। चलिए अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। चैट को मैं ऑन कर रहा हूं।
पिछले क्वेश्चन को रिपीट करने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए क्योंकि पिछला क्वेश्चन बहुत ही आसान था। अगला क्वेश्चन, इन ए जीपी कंसिस्टिंग ऑफ पॉजिटिव टर्म्स ईच टर्म इक्वल्स द सम ऑफ द नेक्स्ट टू टर्म्स देन फाइंड द कॉमन रेशियो ऑफ द जीपी। अरे ये तो बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। स्क्वायर पार्ट नॉट अंडरस्टूड। देखिए इस वाले पार्ट को अपन ने स्क्वायर किया था तो ए का बन गया ए स्क्वायर, 1 माइनस आर का बन गया 1 माइनस आर का होल स्क्वायर और 2 का बन गया 400। अब क्लियर है क्या? ये किया था अपन ने। ये रहा क्वेश्चन आपके सामने। अगला, yes my dear friend NK, this is a crash course, we have to go a bit faster because we have to complete the full chapter in one class. रूट 5 माइनस 1/2, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। -1 प्लस रूट 5/2, बहुत बढ़िया। यस यस, जेई मेन पेपर 2 फरवरी में जो जेई मेंस होने वाला है उसको टारगेट कर रहे हैं अपन लोग। रूट 5 माइनस 1/2 सबका आंसर आ चुका है, बहुत सारे बच्चों का आंसर आ चुका है। बहुत आसान क्वेश्चन है। क्या कह रहा है? सम ऑफ ईच टर्म इक्वल्स द सम ऑफ नेक्स्ट टू टर्म्स। तो कोई भी 3 टर्म उठा लूं क्या मैं? ए आर स्क्वायर। जब हर टर्म में ये अप्लाई हो रहा है तो सबसे आसान काम क्या है? पहली वाली 3 टर्म उठा लो। दिस टर्म इज इक्वल टू सम ऑफ नेक्स्ट टू टर्म्स। ए तो कैंसिल हो गया, बचा आर स्क्वायर प्लस आर is equal to 1, which means r square plus r minus 1 is equal to 0. Using the quadratic formula this comes out to be -1 plus minus root 5/2. लेकिन r की दो वैल्यू आई हैं, एक तो रूट 5 -1/2 और दूसरी आई है -1 माइनस रूट 5/2. इफ यू डोंट रीड द क्वेश्चन केयरफुली you are going to give wrong answer. The GP consists of positive terms, which means r has to be positive quantity, which means this value of r will be rejected and this is the correct answer. Clear? Root 5 minus 1/2. How does r value come? ये quadratic formula minus b plus minus root b square minus 4ac upon 2a. Yes sir, clear. Very good. आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं अपन हार्मोनिक प्रोग्रेशन की। बहुत सारे बच्चों को हार्मोनिक प्रोग्रेशन से डर लगता है। अरे डरने की बात नहीं, ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ही है। कैसे है? जब आप एपी को रेसिप्रोकेट कर देते हो, उसका रेसिप्रोकल बना देते हो, तो वो हार्मोनिक प्रोग्रेशन बन जाती है। ध्यान से देखो, ये डिनोमिनेटर में जो चीजें लिखी हुई है ये सारी एपी की टर्म्स हैं। रेसिप्रोकल कर दिया तो बन गई हार्मोनिक प्रोग्रेशन। फॉर फाइंडिंग द nth टर्म ऑफ एचपी, फर्स्ट फाइंड द nth टर्म ऑफ करस्पॉन्डिंग एपी एंड देन फाइंड द रेसिप्रोकल। यानी कि जब भी एचपी का सवाल दिखे, कोई कहे कि भैया 10वीं टर्म निकालो, फाइंड द 10th टर्म, डोंट वरी अबाउट एचपी, मेक ए करस्पॉन्डिंग एपी, फाइंड द 10th टर्म ऑफ दैट एपी, देन टेक द रेसिप्रोकल, इट विल बिकम द 10th टर्म ऑफ करस्पॉन्डिंग एचपी। very useful thing that there is no formula for finding sum of HP. No, there is no formula. We cannot find the sum of HP using any formula. That's a relief. There is one less formula to remember. If ABC are in HP, then use B is equal to 2AC upon A plus C. Very simple. Everybody must know this. But sometimes it is better to use 1/B minus 1/A is equal to 1/C minus 1/B. कहाँ से आया ये? 1/A, 1/B, 1/C AP में होंगे ना, क्योंकि ABC HP में। तो 1/B माइनस 1/A करूंगा तो AP का कॉमन डिफरेंस आएगा, और 1/C माइनस 1/B करूंगा तो भी AP का कॉमन डिफरेंस ही आएगा। तो कभी कभी इस वाले फॉर्मूले को अगर इस्तेमाल करोगे तो क्वेश्चन जल्दी हो जाएगा। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने। इफ A1, A2, A3, AN are in harmonic progression, then this expression is equal to, आरपी तुक्के मत मारो, सी ऑप्शन नहीं, ऐसे जल्दीबाजी मत करो, पूरा सॉल्व करो। एचपी एडवांस में है वो ठीक है, लेकिन मेंस में इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है। देन एबीसी आर इन, तो ऑप्शन में दिया हो सकता है एपी, जीपी, एचपी, इसलिए एचपी पढ़ लेना चाहिए। डी, बी,
Did not get the question. The question is in front of you, my dear friend. GV, A, C, D, B. ओके, 2 मिनट का टाइम और दे रहा हूं मैं। 2 मिनट का टाइम और दे रहा हूं, आराम से सॉल्व कर लो, जल्दीबाजी नहीं है, सही होना चाहिए। डी 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 डी, बहुत बढ़िया। हिंट प्लीज। नो, आई विल नॉट गिव यू एनी हिंट। हाँ हाँ बिल्कुल, AGP भी आएगा, SN/SN-1 भी आएगा, बिल्कुल, इसीलिए फटाफट सॉल्व करने क्वेश्चन। ए करेक्ट आंसर नहीं है, करेक्ट आंसर इज डी। किस किस का निकला? कई सारे बच्चों का निकला है। तो मैं सॉल्व करने जा रहा हूं, चैट को कर रहा हूं ऑफ, सॉल्व कर रहा हूं, ध्यान से देखना। मैंने आपको क्या कहा? मैंने आपको कहा कि जब भी HP देखे तो घबराओ मत, AP बना लो। कैसे? 1/A1, 1/A2, 1/A3 डैश 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 1/A1। दिस इज एन AP। AP का मुझे ध्यान है कि 1/A2 माइनस 1/A1 ये कॉमन डिफरेंस के बराबर आएगा। सॉल्व किया तो बना A1 माइनस A2 अपॉन A1 A2। दिस इज इक्वल टू D, which means that A1 A2 can be written as A1 minus A2 divided by D। ध्यान से देखो, इस A1 A2 को देखो और इस A1 A2 को देखो, तो इस वाले A1 A2 की जगह क्या डाल रहा हूं मैं डाल रहा हूं A1 माइनस A2 अपॉन डी। तो अगला क्या बन जाएगा? A2 माइनस A3 अपॉन डी। चलते चलते लास्ट वाला क्या बन जाएगा? AN-1 माइनस AN अपॉन डी। सबका डिनोमिनेटर डी है, कॉमन। एलसीएम आ गया तो A2 से A2 कैंसिल, A3 से A3 कैंसिल, यानी कि बचेगा क्या अल्टीमेटली बचेगा A1 माइनस AN अपॉन डी। इसको सिंप्लीफाई करना है। अब डी तो कहीं ऑप्शन में है ही नहीं ना, डी तो गिवन नहीं था। तो मैं एक काम करता हूं, मैं ये कहता हूं कि 1/AN विल बी इक्वल टू 1/A1 प्लस N माइनस 1 इंटू डी। अल्लाह सर ये क्या कर दिया? अरे मेरे भाइयों, nth टर्म ऑफ AP का फॉर्मूला लगाया है। AP की nth टर्म इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म प्लस N माइनस 1 इंटू डी। 1/A1 को लेफ्ट में ले जाऊं तो बन रहा है A1 माइनस AN अपॉन A1 AN, कमिंग आउट टू बी N माइनस 1 इंटू डी। तो देखो जरा, A1 माइनस AN अपॉन डी कितना बन गया? यहां से देखो ना, दिख रहा है क्लियरली। अब देखो, अब देखो, अब देखो, अब देखो, दिखा क्या? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो A1 माइनस AN डिवाइडेड बाई डी comes out to be N minus 1 multiplied by A1 into AN। क्लियर हुआ क्या? उतना मुश्किल नहीं था, थोड़ी सी एक ट्रिक लगानी थी अपन को कि डी का इस्तेमाल करना था। डी का इस्तेमाल हमें करना था, जिसका इस्तेमाल करके हमने डी को लास्ट में एलिमिनेट भी कर दिया और करेक्ट आंसर आ गया किसके बराबर? करेक्ट आंसर इज डी। क्लियर हुआ होगा ये तो, इतना मुश्किल नहीं था। हाउ मैनी यार, प्लीज कॉन्सेंट्रेट, काम की बात पे कॉन्सेंट्रेट करो यार, तुम्हारा कितना कुछ मिस कर रहे हो तुम, इतना स्पीड में चल रहा है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। ये पिछली स्लाइड ये ब्लैंक छोड़ रहा हूं मैं क्योंकि अपन ने क्वेश्चन को एक स्लाइड में सॉल्व कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 6, लेट्स सी। आंसर याद था मुझे, आंसर याद था तो एक बार और सॉल्व करके देखो, प्रैक्टिस हो जाएगी। क्लियर हो गया? वेरी गुड वीके, वेरी गुड। लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 6। दिखने में बड़ा भयंकर सा लग रहा है कि यार बहुत सारे सिग्मा है, पर क्वेश्चन को ध्यान से अगर पढ़ लोगे ना तो सारे डर खत्म हो जाएंगे। क्वेश्चन बहुत ही आसान सा है। AP लग रहा है सर, अरे लगने से आंसर थोड़ी आएगा लला। HP में, वो तो GP में, AP में, पहले AP भी बोला किसी ने। HP, करो 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 करो। 1 मिनट का टाइम देता हूं मैं। आई एम नॉट गोइंग टू रीड द चैट, क्योंकि मैं चैट पढ़ता हूं तो जो बच्चे सॉल्व कर रहे हैं उनको डिस्टर्बेंस होता है थोड़ा सा।
चलिए, टाइम ओवर, टाइम ओवर। बहुत सारे बच्चों का सही जवाब आया है। द करेक्ट आंसर इज डी, एक्स वाई जेड विल बी इन HP। ध्यान से देखना, इसमें एक नया कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूं मैं, कैसे कैसे पहचानना है और कैसे उसको सॉल्व करना है। x इज इक्वल टू सिग्मा n इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी a की पावर n। आप समझ रहे होगे कि x को अगर आप एक्सपेंड करोगे तो ये 1 प्लस a स्क्वायर अप टू इन्फिनिटी जाएगा, विच इज द सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ GP। द वैल्यू विल बी 1 अपॉन 1 माइनस a। Similarly, y will be equal to 1 upon 1 minus b and z will be equal to 1 upon 1 minus c। ये पार्ट तो सबने कर लिया होगा, बहुत आसान है। अब ध्यान से देखना, ए बी सी आर इन AP। क्या मैं कह सकता हूं कि माइनस ए माइनस बी माइनस सी भी AP में होंगे? ऑब्वियसली बात है, कॉमन डिफरेंस नेगेटिव आ जाएगा। किसी AP में मैं अगर कुछ भी ऐड करूं सारे नंबर्स में, देन इट स्टिल इज एन AP। तो सब में अगर मैं 1 ऐड कर दूं, देन 1 माइनस ए 1 माइनस बी 1 माइनस सी आर ऑल्सो इन AP। अगर मैं इनकी रेसिप्रोकल कर दूं, विच मीन्स 1 upon 1 minus a 1 upon 1 minus b and 1 upon 1 minus c will be in HP। Who is 1 upon 1 minus a? X, Y, Z। These numbers are in HP। इतना सा था बस। क्या कि 3 नंबर अगर AP में है तो उनको माइनस से मल्टीप्लाई या किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे, स्टिल इट विल बी एन AP। 3 नंबर AP में सब में एक एक ऐड करोगे, स्टिल AP ही रहेगी, क्योंकि कॉमन डिफरेंस एक एक आगे खिसक जाएगा बस। सॉरी, हर टर्म एक एक आगे खिसक जाएगी, डिफरेंस तो वही मेंटेन्ड है। क्लियर हुआ क्या? सो द करेक्ट आंसर इज HP। ये वाला जो फॉर्मूला, ये वाला जो फंडा मैंने बताया है, इसको ध्यान रखना और इसको याद में रखना, काफी काम की चीज है, इजी वन। ओके, लेट्स गो टू नेक्स्ट चीज। सॉरी, नेक्स्ट बात अपन करते हैं एरिथमेटिक मीन की। दो नंबर्स अगर A और B गिवन है, उनका एरिथमेटिक मीन आएगा A प्लस B बाई 2। जानते हो आप? हाँ, इंसर्टिंग एन एरिथमेटिक मीन्स बिटवीन A एंड B, दिस इज सम इंपॉर्टेंट थिंग। ध्यान से देखना, मैं इसको एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। A और B के बीच में अगर n एरिथमेटिक मीन इंसर्ट करने हैं, A1 A2 A3 से लेकर AN, देन ध्यान से देखो, ये AP बन चुकी है। कितने टर्म्स की? n+2 टर्म्स की AP बन चुकी है। कैसे? n टर्म्स तो ये वाली हैं और एक और एक दो, टोटल n+2 टर्म्स बन गई हैं। यहां से अगर मैं लास्ट टर्म को लिखना चाहूं तो a प्लस n-1 इंटू डी। सॉल्व करने पर d की वैल्यू आ रही है b माइनस a अपॉन n+1। जब भी n एरिथमेटिक मीन्स इंसर्ट करने की बात आए तो ये वाला फॉर्मूला तुरंत लिख लेना पेज पर, पक्का काम में आएगा। ये निकालने के बाद d निकल गया। d निकल गया तो ध्यान से देखो, a में अगर मैं d ऐड करूंगा तो a1 निकल जाएगा, विच मीन्स a1 इज इक्वल टू a प्लस डी। a में अगर मैं 2d ऐड करूंगा तो a2 निकल जाएगा, यानी a2 इज इक्वल टू a प्लस 2d। चलते चलते an इज इक्वल टू a प्लस nd। थोड़ा सा अलग है, क्यों? क्योंकि अपन a और b के बीच में इंसर्ट कर रहे हैं, इसलिए नॉर्मली ये आपको AP के फॉर्मूले जैसा नहीं दिख रहा है, उससे थोड़ा सा अलग दिख रहा है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सम ऑफ ऑल अरिथमेटिक मीन्स is equal to n times single arithmetic mean between A and B। very very important thing, you must memorize it। sum of all arithmetic means is equal to n times single arithmetic mean, यानी n into A plus B by 2। चलिए, तो अरिथमेटिक मीन कैसे इंसर्ट करने देख लिया अपन ने। क्वेश्चन आपके सामने, द सम ऑफ टू नंबर्स इज 17/8। Between them, a certain number of AMs are inserted such that the sum of AMs exceeds their number by 1। बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। पढ़ते ही पहली बार में तो कंफ्यूजन होता है कि ये चल क्या रहा है, कि ये चल क्या रहा है, कंफ्यूजन होता है। No, my dear friend KB, mathematical induction is not covered yet. We will covered in the ending of this session। No, mathematical induction is not done। YA ने आंसर निकाल लिया है 16। YA, are you comfortable with sharing your name?
एन ए का भी 16 आ गया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। 1 मिनट का टाइम और दे रहा हूं मैं, ये चलो 2 मिनट और ले लो। एस एन का भी 16 आ गया है, वेरी गुड। बहुत सारे बच्चे सॉल्व, अच्छा लग रहा है यार, आप लोग मेहनत कर रहे हो, इस मेहनत का फल पक्का मिलेगा। कभी भी को यश, वेरी गुड यश, बहुत जल्दी आंसर निकाला तुमने, शाबाश। जो भी मेहनत कर रहे हो वो कभी भी वेस्ट नहीं जाएगी। आज क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, ये कहीं ना कहीं काम जरूर आ जाएगा। 16 आंसर निकल चुका है बहुत सारे बच्चों का। ना आई एम टर्निंग ऑफ द चैट और मैं क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखा रहा हूं। देखो, द सम ऑफ टू नंबर्स इज 17/8, यानी कि a प्लस बी अपन को 17/8 दे रखा है, ठीक है। बिटवीन दैम ए सर्टेन नंबर ऑफ ए एम्स आर इंसर्टेड, यानी a और b के बीच में फिर से वही वाली कहानी है, a1 a2 a3 से लेकर an तक इंसर्ट किया गया है। इन सब का सम, यानी कि इन सब का सम क्या होता है, n इंटू ए प्लस बी बाई 2 होता है, अभी तो बताया था। दिस एक्सीड्स देयर नंबर, नंबर यानी कितने ए एम, n ए एम, उससे एक ज्यादा है। a प्लस बी की वैल्यू 17/8 अगर मैं पुट कर दूं यहां पर, तो ये बन गया n इंटू 17/16 इज इक्वल टू n प्लस 1। बड़े आराम से सॉल्व करने पर n की वैल्यू 16 दिखाई दे रही है। दिस इज आवर फाइनल आंसर। इतना मुश्किल नहीं था, बस ये वाली बात अगर आपको याद नहीं है तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएगा। समझ गए क्या? फाइंड द नंबर ऑफ एम्स इंसर्टेड, अपन ने फाइंड आउट किया कि 16 एम इंसर्ट किए गए हैं। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। ज्योमेट्रिक मीन, दो नंबर्स दे रखे हो, दोनों का ज्योमेट्रिक मीन बड़ा आसान है, रूट ए बी। अगर n ज्योमेट्रिक मीन इंसर्ट करने हो, फिर से देखो a और b के बीच में n ज्योमेट्रिक मीन्स इंसर्ट किए गए हैं, तो अब की बार कॉमन रेशियो की वैल्यू आएगी b बाई ए होल रेज टू द पावर 1/n+1। एरिथमेटिक मीन इंसर्ट करते टाइम कॉमन डिफरेंस क्या आएगा उसको मैंने डिराइव करके दिखाया था, इसको आपको खुद से डिराइव करना है होमवर्क में। इसको जरूर जरूर डिराइव करके देखना, उससे आपको क्लैरिटी आएगी। और आर की वैल्यू निकालने के बाद जीवन तो बड़ा सिंपल है, ए में आर का मल्टीप्लाई कर दूं तो जीवन आ गया, आर स्क्वायर का मल्टीप्लाई कर दूं तो जी2 आ गया, एंड सो ऑन। जैसे a1 प्लस a2 से लेकर an यानी सम ऑफ एरिथमेटिक मीन्स निकला था n टाइम्स सिंगल एरिथमेटिक मीन, वैसे ही सॉरी दिस इज डॉट g1 डॉट g2 डॉट g3 डॉट, यानी कि सबका मल्टीप्लाई, ऑल एरिथमेटिक मीन्स का अगर मल्टीप्लाई कर दोगे देन द वैल्यू कम आउट टू बी सिंगल ज्योमेट्रिक मीन की nth पावर। दिस रिजल्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको याद रखना। और आर की वैल्यू भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखना। अगर ज्योमेट्रिक मीन में सवाल आया तो ये वैल्यूज पक्का पक्का काम में आएंगी, ये पक्का काम में आएंगी, पक्का। करो क्वेश्चन। लेट n geometric means are inserted between 1 and 1024 such that their product is equal to 2 raised to power 45. Find the sum of n geometric means. हाँ हाँ बिल्कुल, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, किस्मत अच्छी हो तो आते हैं, थोड़ी सी किस्मत खराब हो तो थोड़े से इनडायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। वेयर टू सबमिट होमवर्क, नहीं होमवर्क को सबमिट नहीं करना है। हाँ डीपीपी जो मैं दूंगा वो तो मैं डिस्कस करूंगा नेक्स्ट क्लास में, लेकिन अभी जो मैंने डिराइव करने को कहा उसका रिजल्ट तो मैंने आपको दे दिया है। मैं चाहता हूं कि आप खुद से इसको डिराइव करके देखें। केबी प्लीज डोंट बी डिस्ट्रैक्टेड, फोकस ऑन द क्वेश्चन। ओके ओके, यू हैव डिराइव्ड इट, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड केबी। If you are unable to see the screen, I would suggest that you hold the screen as it is for a while. It will become clear automatically. Find the sum of n GMs. n equal to 9 नहीं पूछा है, 511 नहीं पूछा है, सम 511 नहीं आएगा। क्या करते हो यार? वन 1364 भी नहीं आएगा। यश थोड़ी सी गड़बड़ कर रहे हो, कहीं ना कहीं कुछ गलती कर रहे हो। 511 नहीं आएगा यार, नहीं आएगा नहीं आएगा, कुछ गलती है, गड़बड़ है कुछ।
आर जे एन वी के पी, एन की वैल्यू नहीं पूछी है बेटा, एन की वैल्यू नहीं पूछी है. रीड द क्वेश्चन वेरी वेरी केयरफुली. Spend 5 more seconds, at least spend 5 more seconds to read the question one more time. What is being asked and what is being told in the question. नहीं. Okay, okay, I'm giving you 1 minute, KB. Don't worry. No, I still haven't got. 1022 इज करेक्ट आंसर. बहुत बढ़िया एसके, वेरी गुड. इसीलिए कहता हूं जल्दीबाजी मत करो यार. केपी एजी, जल्दीबाजी किसका, क्यों जल्दीबाजी थी तुम्हें? देखो उसने आंसर निकाला ना सही. किसने? एसके ने सही आंसर निकाला. एसके बहुत बढ़िया बेटा, तुमने जल्दीबाजी नहीं करी, आंसर सही निकाला. दैट इज द राइट थिंग टू डू. क्वेश्चन को सही करना जरूरी है, जल्दी करना जरूरी नहीं है. 1022. अब बहुत सारे बच्चों का आंसर आ चुका है. वेरी गुड. लेट्स सॉल्व द क्वेश्चन. देखते हैं क्या. n GMs आर इंसर्टेड बिटवीन 1 and 1024. 1 G1 G2 से लेकर Gn और 1024. मैंने कहा था r की वैल्यू पक्का काम में आएगी. r इज इक्वल टू b बाई a होल रेज टू द पावर 1 अपॉन n प्लस 1. अब देयर प्रोडक्ट इज गिवन विच मीन्स G1 G2 से लेकर Gn. दिस प्रोडक्ट इज इक्वल टू रूट ए बी रेज टू द पावर n, which means 2 raised to the power 45. ये गिवन है 2 raised to the power 45. प्रोडक्ट इज इक्वल टू रूट ए भी कितना आएगा 1024 होल रेज्ड टू द पावर n बाई 2 कर दूं क्या? हाफ तो आई ए रूट ए बी की वजह से. और 1024 इज 2 raised to the power 10, 2 raised to the power 10 होल पावर n बाई 2, which means 2 raised to the power 5n, which means n is coming out to be 9. बहुत सारे बच्चों ने निकाल दिया और खटाक से बोल दिया सर 9 आएगा आंसर. अरे मेरे भाइयों, सम पूछा है, सम. n की वैल्यू नहीं पूछी थी. n अगर यहां पे 9 पुट कर दूं तो ये बना 1024 होल रेज टू द पावर 1 बाई 10, विच मीन्स r इज कमिंग आउट टू बी 2. r अगर 2 है तो सोचो G1 क्या आएगा, G1 2 आएगा, G2 क्या आएगा, G2 2 स्क्वायर आएगा, G3 क्या आएगा, G3 2 क्यूब आएगा. चलते चलते G9 कितना आएगा, 2 की पावर 9 आएगा. सबका सम अगर निकालना है यानी सम ऑफ जीपी निकालना है, विच इज इक्वल टू a इंटू r की पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1, विच इज 2 रेज टू द पावर 10 माइनस 2, विच मीन्स द आंसर इज 1022. 1022 लास्ट में जाके बहुत सारे बच्चों ने निकाला. बहुत सही निकाला, शाबाशी, बहुत बहुत शाबाशी. SH DN RN RP PR MS MT, बहुत बढ़िया, वेरी गुड. थोड़ा सा ट्रिकी सवाल था क्योंकि जो दो बातें मैंने काम की बताई थी, एक तो ये वाली और दूसरी ये वाली, दोनों एक साथ काम में आ गई. चलें आगे, समय की कमी है, आगे बढ़ना पड़ेगा. हार्मोनिक मीन की अगर बात करें तो ए और बी का हार्मोनिक मीन क्या होता है, 2ab अपॉन ए प्लस बी. एक और रिलीफ की बात कि ए और बी के बीच में एन हार्मोनिक मीन इंसर्ट करने का सवाल आज तक कभी आया नहीं है. 99.999% कभी आएगा भी नहीं. बाई चांस आ जाए तो आप एचपी को कन्वर्ट कर लेना करस्पॉन्डिंग एपी में, फिर प्रोसीड कर लेना जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया था. कब? जब अपन ने एचपी पढ़ी थी तब. क्लियर? दिस पार्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. रिलेशन बिटवीन एएम जीएम एंड एचएम. अभी तक अपन ने सिर्फ दो दो नंबरों की बात करी है, 2 नंबर का एएम जीएम और एचएम निकाला. अब अपन बात कर रहे हैं कि अगर बहुत सारे नंबर दे रखे हो तो उनका एएम निकालने के लिए क्या करना है, सबको ऐड कर देना, एन से डिवाइड कर देना. बहुत सारे नंबर दे रखे हैं, जीएम निकालने के लिए क्या करना है, सबको मल्टीप्लाई कर देना, होल पावर 1 बाई एन कर देना. बहुत सारे नंबर दे रखे हैं, एचएम निकालना है तो एन डिवाइडेड बाई सबके रेसिप्रोकल्स का सम कर देना. यू मस्ट रिमेंबर दीज 3 फॉर्मूलाज. एंड वन मोर इंपॉर्टेंट रिजल्ट, क्या, जी स्क्वायर इक्वल टू ए एच होता है, ये तो याद होगा. सॉरी, जी स्क्वायर इक्वल टू ए एच, यानी कि ए जी एंड एच एरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन फॉर्म करते हैं क्या, एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन फॉर्म करते हैं. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एएम इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीएम इज ग्रेटर देन इक्वल टू एचएम. आई थिंक दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, जिसके ऊपर अगर बेस्ड क्वेश्चन आता है तो अक्सर बच्चे मिस कर जाते हैं कि सर मुझसे हुआ ही नहीं, मुझे थॉट ही नहीं आया. इसका थॉट लाने का तरीका बता रहा हूं मैं. जब कभी क्वेश्चन में मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू टाइप का वर्ड बोला हुआ हो या कुछ इनइक्वालिटी बोल रखी हो कि इसकी ये किससे बड़ा आएगा और साथ में पॉजिटिव नंबर वर्ड लिखा हुआ हो क्वेश्चन में, तो समझ जाना कि शायद ये एएम ग्रेटर देन जीएम ग्रेटर देन एचएम का सवाल है. समझ गए?
सवाल आपके सामने, m is the aim of two distinct real numbers l and n and g1 g2 g3 are three geometric means between them, then find the value of this expression. 2 या 3 मिनट के बीच में हो जाना चाहिए. करो ट्राई, खटाखट खटाखट खटाखट, फटाफट फटाफट फटाफट. अब की बार AM भी और GM भी उन्हीं दोनों नंबर के बीच में इंसर्ट किए अपन ने. देखते हैं क्या बनता है. जो भी जवाब आएंगे, मैं कुछ भी जवाब पढ़ने वाला नहीं हूं. अगले 2 मिनट के लिए मैं साइलेंट रहने वाला हूं ताकि जो बच्चे ट्राई कर रहे हैं उन्हें डिस्टर्बेंस ना हो. डी ऑप्शन आया. डी ऑप्शन इज करेक्ट. बहुत बढ़िया. बहुत सारे बच्चों का डी ऑप्शन आ चुका है. चलिए सॉल्व करने जा रहे हैं अपन. ध्यान से देखना भैया. m इज द एम ऑफ टू डिस्टिंक्ट रियल नंबर, यानी कि m इज इक्वल टू l प्लस n बाई 2. ये गिवन है अपन को. दूसरी बात, g1 g2 g3 आर 3 gm बिटवीन l एंड n. तो 3 gm अगर इंसर्ट करोगे तो कॉमन रेशियो कितना आएगा? b बाई a, यानी कि n बाई l होल रेज टू द पावर 1/4 आएगा. इसका मतलब g1 इज इक्वल टू LR, g2 इज इक्वल टू LR स्क्वायर एंड g3 इज इक्वल टू LR क्यूब. इस एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालनी है तो g1 रेज टू द पावर 4 यानी कि l की पावर 4 r की पावर 4 प्लस 2 टाइम्स g2 की पावर 4 यानी l की पावर 4 r की पावर 8. समझ गए? प्लस g3 रेज टू द पावर 4 यानी l की पावर 4 r की पावर 12. कुछ कॉमन निकला, l की पावर 4 कॉमन निकला और r की पावर 4 कॉमन निकला. अंदर बचा 1 प्लस r की पावर 4 प्लस r की पावर 8. पुट कर देते हैं वैल्यू. l की पावर 4 इंटू r की पावर 4 कितना है? n बाई l है, मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस r की पावर 4 कितना है? n बाई l. सॉरी, यहां पे एक 2 और आएगा तो ट्वाइस ऑफ, प्लस r की पावर 8 कितना बन जाएगा? वो बन जाएगा n स्क्वायर अपॉन l स्क्वायर. नेक्स्ट स्लाइड पे ले रहा हूं मैं. उससे पहले चलो नेक्स्ट स्लाइड पे ले लेते हैं. l की पावर 4 मल्टीप्लाइड बाई n बाई l इंटू 1 प्लस 2n बाई l प्लस n स्क्वायर बाई l स्क्वायर. इसका अगर एलसीएम लोगे l स्क्वायर तो ये बन जाएगा l स्क्वायर प्लस 2nl प्लस n स्क्वायर, और नीचे वाला जो l स्क्वायर है यहां पर n बाई एल मल्टीप्लाइड बाई l की पावर 4. तो ये और ये कैंसिल आउट होकर एक l बच जाएगा. इसको ध्यान से देखो, ये लिखा हुआ है l इंटू n और ये है n प्लस l का होल स्क्वायर. ये रहा n प्लस l का होल स्क्वायर. यहां से n प्लस l का होल स्क्वायर कमिंग आउट टू बी 4m स्क्वायर. तो यहां पे हम इसकी वैल्यू डाल देते हैं 4m स्क्वायर. तो दिस कम्स आउट टू बी 4m स्क्वायर l इंटू n, which means D is the correct answer. जे में आया सवाल है, बहुत बढ़िया सवाल है. लेकिन हाँ, जिसके फंडामेंटल क्लियर हैं, जिसको फॉर्मूलेज याद हैं कि R कैसे निकालना है, G1 G2 G3 कैसे निकालना है, उसके लिए क्वेश्चन इतना मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा कैलकुलेटिव है बस. डी आ रहा है, बहुत बढ़िया. सबका आएगा, बहुत बढ़िया. आगे बढ़ते हैं. अगला क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. लेट एक्स वाई जेड आर पॉजिटिव रियल नंबर्स, फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन. एक स्टेप पे गलती की, कोई बात नहीं. बहुत हार्ड लग रहे हैं ऐसे क्वेश्चंस. नथिंग टू वरी. जैसे तुम अपने दिमाग को कहोगे यार ये तो हार्ड है, वैसे दिमाग क्या कहेगा? छोड़ दे बेटा. जैसे तुम अपने दिमाग को कहोगे इजी है, दिमाग क्या कहेगा? अच्छा मैं ट्राई करता हूं. कितना सिंपल है यार, कितना सिंपल है. जैसे तुमने कहा सर हार्ड लग रहा है, आपका माइंड रिस्पॉन्ड करेगा अरे हार्ड है, छोड़ दे बेटा. जैसे तुमने कहा अरे इजी है, मैं ट्राई करता हूं, दिमाग कहेगा अच्छा ट्राई करो. दैट इज द ओनली डिफरेंस. सबसे अगर आप एक प्रॉपर्टी पूछो कि सर मुझे सिलेक्शन होने के लिए एक किस बात का ध्यान रखना है, दैट इज योर कॉन्फिडेंस. प्लीज बी कॉन्फिडेंट अबाउट योर सेल्फ. 9 आएगा सर, बहुत बढ़िया, बहुत ही आसान सवाल है. देखो
क्वेश्चन का हिंट क्वेश्चन के अंदर छुपा हुआ है। पॉजिटिव रियल नंबर्स मिनिमम वैल्यू, यानी कि शायद AM ग्रेटर देन GM ग्रेटर देन HM काम में आने वाला है। 3 नंबर हैं x y और z, जिनका AM तो होगा x प्लस वाई प्लस जेड डिवाइडेड बाई 3। मैं लगा रहा हूं AM ग्रेटर देन इक्वल टू HM, तो दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाई 1 बाई x प्लस 1 बाई वाई प्लस 1 बाई z। बताया था ना 3 नंबर्स का AM कैसे निकालना है और HM कैसे निकालना है। क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो x प्लस वाई प्लस जेड मल्टीप्लाइड बाई 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई वाई प्लस 1 बाई जेड। क्रॉस मल्टीप्लाई ग्रेटर देन इक्वल टू 9, विच मीन्स मिनिमम वैल्यू इज कमिंग आउट टू बी 9। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं अपन AGP की। AGP का मतलब जिसमें AP भी साथ में चल रही है और GP भी साथ में चल रही है और दोनों आपस में मल्टीप्लाइड हैं। देखो A प्लस D, A प्लस 2D, A प्लस 3D और 1R, R स्क्वायर, R क्यूब बन गई ना AGP। काम की बात क्या है, जब भी AGP पे सवाल आएगा तो आपसे वो सम ऑफ AGP ही पूछेगा। सम ऑफ AGP अगर पूछेगा तो आप क्या करना, मल्टीप्लाई द गिवन सीरीज बाय द कॉमन रेशियो ऑफ द करस्पॉन्डिंग GP एंड देन सब्ट्रैक्ट फ्रॉम द ओरिजिनल सीरीज। कैसे सर? एक क्वेश्चन में करके दिखा रहा हूं, देखना ध्यान से कैसे। फाइंड द सम ऑफ दिस सीरीज। ध्यान से देखो 1 2 6 10 14, इस 1 को अगर अपन भूल जाएं तो यहां पे +4 करने पे 6 आया, यहां पे +4 करने पे 10 आया, यहां पे +4 करने पे 14 आया और 3 3 स्क्वायर 3 क्यूब ये बन गई GP, यानी AP और GP साथ साथ चल रही है। ऐसे में क्या करना है, ध्यान से देखना, S इज इक्वल टू 1 प्लस, ये वाला क्वेश्चन मैं करके दिखा रहा हूं क्योंकि AGP का सम कैसे निकालना है मैं क्वेश्चन के थ्रू ही एक्सप्लेन कर रहा हूं आपको। 3 क्यूब प्लस 14 अपॉन 3 रेज टू द पावर 4 अप टू इंफिनिटी। AGP का सम निकालने के लिए पूरी सीरीज को GP का जो कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई कर देना, यानी 1/3 से मल्टीप्लाई कर दो तो S/3 इज इक्वल टू, और सारी चीजों को एक एक कदम आगे लिख देना। तो 1 को मल्टीप्लाई किया तो 1/3 बन गया, उसको मैंने एक कदम आगे लिख दिया। 2/3 को मल्टीप्लाई किया तो 2/3 स्क्वायर बन गया, उसको भी मैंने एक कदम आगे लिख दिया। 6/3 स्क्वायर को मल्टीप्लाई किया तो 6/3 क्यूब बन गया, उसको भी एक कदम आगे लिख दिया। और यहां पे आ जाएगा 10 अपॉन 3 रेज टू द पावर 4, दिस गोज अप टू इंफिनिटी। क्या कहा मैंने, जो भी S है उसको GP के कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई कर देना और फिर सब्ट्रैक्ट कर देना। तो S माइनस S/3 यानी कि 2S/3 इज इक्वल टू 1 के नीचे कोई नहीं था यानी 1 तो बच गया, 2/3 माइनस 1/3 ये आ गया 1/3 प्लस 6/3 स्क्वायर माइनस 2/3 स्क्वायर यानी 4/3 स्क्वायर, अगला आएगा 4/3 क्यूब अप टू इंफिनिटी। ध्यान से देखो 1 प्लस 1/3 इज नथिंग बट 4/3, तो 4/3 प्लस 4/3 स्क्वायर प्लस 4/3 क्यूब अंटिल इंफिनिटी। ये तो इनफाइनाइट GP लिखी हुई है। इनफाइनाइट GP का सम A अपॉन 1 माइनस R यानी कि 4/3 डिवाइड बाई 2/3 यानी कि 2, 2S/3 की वैल्यू 2 तो S की वैल्यू आ गई 3 के बराबर। दिस वॉज द फाइनल आंसर। वाई इज देयर नथिंग अंडर 1? ध्यान से देखना, मैंने सबको 1/3 से मल्टीप्लाई करके एक एक स्टेप आगे लिख दिया है। क्यों लिखा? ताकि ये जो 3 था ये 3 स्क्वायर बनने के बाद इसके नीचे आ जाए, जो 3 स्क्वायर था ये 3 क्यूब बनने के बाद इसके नीचे आ जाए, और डिनोमिनेटर सेम होने की वजह से इनको मैं सिंप्लीफाई कर सकूं, इसलिए मैंने 1 के नीचे कुछ नहीं लिखा। तो सब्ट्रैक्ट किया तो 1 किसी 1 में से कुछ भी सब्ट्रैक्ट नहीं हो रहा है यानी 1 एज इट इज आ गया, और 2/3 माइनस 1/3 करूंगा तो आ गया 1/3। आंसर 2 होना चाहिए। आंसर 2 नहीं, अरे ये तो 2S/3 की वैल्यू 2 आई थी, 2S/3 की वैल्यू 2, 2S/3 की वैल्यू 2 आई, 2 से 2 कैंसिल हुआ, S की वैल्यू आई 3 के बराबर। भैया ध्यान रखना। ओके, मैं रुक जाता हूं 1 मिनट के लिए, आप समझ लीजिए कि पूरे स्टेप को कैसे किया है मैंने। नहीं, प्रीवियस स्लाइड पे जा नहीं पाएंगे, अपने पास टाइम की थोड़ी कमी है। नेक्स्ट स्लाइड पे जा रहा हूं मैं, क्योंकि
अगर इसमें से कोई बात समझ में नहीं आई तो आपको रिकॉर्डिंग भी तो मिल रही है और ये स्लाइड भी तो दोबारा मिल रही है, इसलिए आप दोबारा देखना, और दोबारा देखने के बाद जब समझ में आ जाए तो यूं मत सोचना कि अब समझ में आ गया है, क्वेश्चन को दोबारा खुद से आंसर निकाल के देखना, तब जाकर वो समझ में आएगा। बढ़े आगे। सिग्मा नोटेशन ये तो याद होंगे आपको, सिग्मा आर स्क्वायर, सिग्मा आर क्यूब। ये अगर याद नहीं है तो आपकी जिंदगी बहुत दिक्कतों में आने वाली है। यू मस्ट रिमेंबर दीज 3 फॉर्मूलाज। इनको मैं रिपीट नहीं कर रहा हूं, मैं डायरेक्टली जा रहा हूं क्वेश्चन पे। किस तरह के क्वेश्चन? फाइंड द सम ऑफ दिस सीरीज। इस तरह के क्वेश्चंस में सम ऑफ एन टर्म्स कैसे निकालना है, मैं डायरेक्टली निकाल के बताऊंगा या आप लोग निकाल के बताओगे? इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है, तुम सॉल्व करके दिखाओगे या मैं निकालूं आंसर? एक एक क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाऊं फिर अगला आपसे करवाऊं? वेट, ओके ओके, आई एम वेटिंग। जल्दी से सॉल्व कीजिए, जरा जल्दी से सॉल्व कीजिए। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, निकाल दो। हाँ, अब चैट को कर दो बंद और क्वेश्चन को करो सॉल्व। लो, चैट को मैं बंद कर देता हूं, 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं, करो फटाफट सॉल्व। चलिए, टाइम कम है, मैं सॉल्व करने जा रहा हूं। आंसर में लिख देता हूं, देखते हैं किस किस का सही निकला। आंसर विल बी n इंटू एन प्लस 1 इंटू एन प्लस 2 डिवाइडेड बाई 3। दिस इज द करेक्ट आंसर। निकला क्या किसी का? हो गया, एसके का हो गया, वीएम का हो गया, बहुत बढ़िया। चलिए देखिए, ध्यान से देखिए किस कैसे करना है इस तरह क्वेश्चंस को। ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए फाइंड द जनरल टर्म, यानी rth टर्म निकाल लेता हूं। देखो 1 2 3, यानी rth टर्म में पहला फैक्टर r आएगा, फिर 1 के आगे 2, 2 के आगे 3, यानी अगला फैक्टर r प्लस 1 आएगा। यानी जनरल टर्म निकल के आई r स्क्वायर प्लस r। मुझे सिग्मा टी आर ही तो निकालना है व्हेन r वेरीज फ्रॉम 1 टू n, यानी कि मुझे सिग्मा r स्क्वायर प्लस सिग्मा r ही तो निकालना है व्हेन r वेरीज फ्रॉम 1 टू n, r वेरीज फ्रॉम 1 टू n। सिग्मा आर स्क्वायर क्या होता है भैया? n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन 6। सिग्मा आर क्या होता है? n इंटू एन प्लस 1 बाई 2। इसको सॉल्व मैं नहीं करके दिखाऊंगा, इसको सिंप्लीफाई आपको खुद करना है। द आंसर विल कम आउट टू बी n इंटू एन प्लस 1 इंटू एन प्लस 2 अपॉन 3। सिंपल था। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन दिखे, हो सकता है ऐसा दिखे 1 इंटू 2 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 3 इंटू 4, तो क्या करना है? जनरल टर्म लिखनी है और सिग्मा नोटेशन का इस्तेमाल करना है, बस। फिर अपन बात करते हैं मेथड ऑफ डिफरेंस की। ध्यान से देखना, ये 2 प्रोग्रेशन लिखी मैंने आपके सामने। इनका डिफरेंस है 3 के बराबर, इनका डिफरेंस है 4 के बराबर, इनका डिफरेंस है 5 के बराबर। यानी अब की बार खुद प्रोग्रेशन एपी नहीं है, उनका डिफरेंस एपी में आ रहा है। नीचे वाली को देखो, इनका डिफरेंस 2 के बराबर, इनका डिफरेंस 4 के बराबर, इनका डिफरेंस 8 के बराबर, इनका डिफरेंस जीपी में आ रहा है। तो जब भी डिफरेंस ऑफ टर्म्स इज इन एपी और जीपी, यू शुड यूज मेथड ऑफ डिफरेंस। क्या है मेथड ऑफ डिफरेंस? क्वेश्चन के थ्रू मैं आपको सॉल्व करके दिखा रहा हूं। ध्यान से देखना, समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है। चैट मैंने ऑफ कर दिया फिलहाल, क्वेश्चन को ध्यान से देखना कैसे सॉल्व करना है। देखो, इनका डिफरेंस आया 4, इनका डिफरेंस आया 7, इनका डिफरेंस आया 10, इनका डिफरेंस आया 13। दिख रहा है एपी में? ये सारी एपी बन रही है ना। तो जब भी कॉमन डिफरेंस एपी में हो तो सम निकालने के लिए लगाना है मेथड ऑफ डिफरेंस। क्या है मेथड ऑफ डिफरेंस? लगाने के लिए आप पहले एस को लिख दो, 3 प्लस 7 प्लस 14 प्लस 24 प्लस 37 डैश 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 अप टू tn माइनस 1 प्लस tn। एस को एक बार और लिख दो, लेकिन एक एक कदम आगे खिसका कर। तो ये बन जाएगा 3 प्लस 7 प्लस 14 प्लस 24। क्योंकि एक एक कदम आगे खिसका रहा हूं तो tn माइनस 1 यहां पे आएगा और tn इसके नीचे आएगा। ऐसा करने के बाद कर दो सब्ट्रैक्ट। सब्ट्रैक्ट करूंगा तो यहां पे 0, इसमें से कुछ भी माइनस नहीं हो रहा तो यहां पे 3, यहां पर कितना आया 4, यहां पर कितना आया 7, यहां पे कितना आया 10। चलते चलते
ये वाला जब माइनस होगा तो बनेगा Tn-Tn-1, और यहां पर कुछ नहीं है, इसमें से ये सब्ट्रैक्ट हो रहा है, यानी ये माइनस के साथ आ जाएगा Tn। उधर जीरो इधर माइनस Tn है, Tn को मैं इधर ले जाता हूं, Tn इज इक्वल टू 3 प्लस 4 प्लस 7 प्लस 10, कहां तक, अप टू Tn-Tn-1। क्योंकि ये डिफरेंस देखो एपी में था, यानी कि माइनस करने पर वापिस एक एपी बनती हुई दिख रही है, दिख रही है क्या, एपी बनती हुई दिख रही है। लेकिन 3 और 4 के बीच में एपी वाला कनेक्शन नहीं है, जो एपी बन रही है वो यहां से लेकर यहां तक बन रही है। ये स्टेप बड़ा इंपॉर्टेंट है। Tn तो लेफ्ट में चला गया और 3 अकेला छूट गया, यानी इस एपी की अगर मैं बात करूंगा तो इसमें कितनी टर्म्स हैं, ध्यान से देखो, इसमें है n-1 टर्म्स। कैसे, देखो यहां से लेकर यहां तक n टर्म्स थी ना, तो सिर्फ यही वाली तो एलिमिनेट हुई है, बाकी यहां से लेकर यहां तक तो सारी टर्म काउंट हो गई, यानी कि ये एपी जो है ये n-1 टर्म्स की हैं, यानी कि Tn इज इक्वल टू 3 प्लस इस एपी का सम क्या आएगा, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d, ये आया एपी का सम। यानी कि थोड़ा सिंप्लीफाई करोगे तो बनेगा 3 प्लस अंदर मल्टीप्लाई किया तो 8 इंटू n-1 प्लस n-1 इंटू n-2 मल्टीप्लाइड बाई 3/2। अभी काम खत्म नहीं हुआ है, अभी तो Tn निकल के आई है। Tn क्या निकल के आई अपनी, Tn निकल के आई 3 प्लस 8 इंटू n-1 प्लस n² माइनस 3n प्लस 2 एंड मल्टीप्लाइड बाई 3/2। अभी तो Tn निकल के आया है। अब हमें निकालना है सिग्मा Tn, तो हम सबके ऊपर सिग्मा लगा देंगे। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लूं तो ये बन गया 8n-5। तो अब सबके ऊपर सिग्मा लगाओ तो बनेगा सिग्मा 8 टाइम्स सिग्मा n माइनस सिग्मा ऑफ 5 प्लस 3/2 टाइम्स सिग्मा ऑफ n² माइनस 3 टाइम्स सिग्मा ऑफ n प्लस सिग्मा ऑफ 2। मेथड ऑफ डिफरेंस से अगर कोई क्वेश्चन करना हो तो थोड़ा लंबा होता है। क्यों, क्योंकि पहले nth टर्म निकलती है, उसके बाद फाइनल आंसर निकलता है। इसको सिंप्लीफाई करना मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं, आई एम गिविंग यू द करेक्ट आंसर। आंसर निकल के आएगा n³ प्लस n² प्लस 4n डिवाइडेड बाई 2। अपने पास थोड़ी टाइम की कमी है, क्यों, क्योंकि हमें कुछ और चीजें भी कवर करनी है अभी, इसलिए मैं आंसर आपके लिए छोड़ रहा हूं। ये स्लाइड्स आपके पास जाएंगी, रिकॉर्डिंग भी आपके पास जाएंगी। इस क्वेश्चन को लास्ट तक सॉल्व करके जरूर देखना, तभी जाकर मेथड ऑफ डिफरेंस क्लियर हो पाएगा। समझ गए, आगे बढ़ना पड़ेगा, टाइम थोड़ा कम है। फाइंडिंग द सम बाय स्प्लिटिंग द जनरल टर्म। किस तरह के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, इस तरह के, फाइंड द सम ऑफ दिस सीरीज। सॉल्व करके दिखा रहा हूं मैं डायरेक्टली, फिर एक क्वेश्चन ये वाला आपसे सॉल्व करवाऊंगा, ठीक है। देखो जनरल टर्म निकालो। जनरल टर्म निकालने के लिए 1 अपॉन सब में क्या क्या आ रहा है, 1 2 3 यानी कि r, और 2 3 4 यानी कि r+1। इस तरह की जब जनरल टर्म दिखाई दे, क्या ये 1/r माइनस 1/r+1 नहीं है ना। सिंप्लीफाई करके देखो, एलसीएम लोगे तो r इंटू r+1 आएगा, ऊपर आएगा r+1 माइनस r, यानी सिंप्लीफाई होके 1 अपॉन r इंटू r+1 ही तो बन रहा है। तो इस तरह से जनरल टर्म को स्प्लिट करना है। अब r की वैल्यू 1 डालूं तो t1 इज इक्वल टू 1/1 माइनस 1/2, t2 इज इक्वल टू 1/2 माइनस 1/3, t3 इज इक्वल टू 1/3 माइनस 1/4, चलते चलते tn इज इक्वल टू 1/n माइनस 1/n+1। ऐड कर देते हैं सबको, ऐड करेंगे तो हाफ हाफ 1/3 1/3, यानी ये कटेगा ये कटेगा, तो ऐड करने पर सिग्मा Tn कितना आ रहा है, 1 माइनस 1/n+1, यानी कि n/n+1 के बराबर आ रहा है। निकाल लिया है, एसएम ने निकाल लिया है, बहुत बढ़िया। 1 माइनस n/1/n+1 यानी कि n/n+1। इस तरह से आपको जनरल टर्म को स्प्लिट करना है। फटाफट से 15th क्वेश्चन करके दिखा दो, देखते हैं किस किस से सॉल्व होता है।
वेटेड मीन्स इंपॉर्टेंट है, लेकिन इस चैप्टर में नहीं आते हैं वेटेड मीन्स। से भी वेटेड मीन्स आते हैं स्टैटिस्टिक्स वाले क्वेश्चन चैप्टर में। ये सब याद करना है क्या, ये मेथड्स याद रखने हैं, रिजल्ट को याद नहीं रखना है, मेथड याद रखना है कि इस तरह की 1 अपॉन डिनोमिनेटर में जब टर्म्स लिखी हुई हो तो आपको क्या करना है, आपको जनरल टर्म को स्प्लिट करना है। टाइम कम है, मैं सॉल्व करने जा रहा हूं, ध्यान से देखना कैसे। देखो 135 इसकी जनरल टर्म क्या आएगी, एपी है, तो जनरल टर्म निकालूंगा तो ए प्लस आर माइनस वन इंटू डी कितनी आएगी, ये आई 2r माइनस वन। तो पहला फैक्टर तो 2r माइनस वन है, फिर 2 ऐड किया, इसमें 2 ऐड किया तो बना 2r प्लस वन, फिर और 2 ऐड किया तो बन गया 2r प्लस थ्री। पिछली बार 2 फैक्टर थे नीचे तो एक एक फैक्टर में तोड़ा मैंने, अब की बार 3 फैक्टर हैं तो 2 के फैक्टर में तोड़ूंगा। 2r माइनस वन इंटू 2r प्लस वन माइनस 1 अपॉन 2r प्लस वन इंटू 2r प्लस थ्री, ऐसा लिख दो एक बार। अब देखो ये सिंप्लीफाई होके पिछले वाले के जैसा ही बन रहा है क्या, ठीक है। अभी देखते हैं इसको सिंप्लीफाई करने के लिए। अगर मैं एलसीएम लूंगा तो एलसीएम आएगा 2r माइनस वन इंटू 2r प्लस वन इंटू 2r प्लस थ्री। यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा 2r प्लस थ्री और माइनस में यहाँ पे बचेगा 2r माइनस वन। तो बेसिकली ये 4 अपॉन 2r माइनस वन इंटू 2r प्लस वन इंटू 2r प्लस थ्री आ रहा है। यानी जो अपन ने स्प्लिट किया है वो करेक्ट नहीं है। हमें क्या करना पड़ेगा, हमें बाहर एक 1/4 और लगाना पड़ेगा, 1/4 लगाना पड़ेगा, 1/4 लगाना पड़ेगा, ताकि ये 1/4 और ये वाला 4 कैंसिल आउट हो जाए। समझ गए। तो यहीं पे सॉल्व कर देता हूं मैं। टी आर क्या निकली अपनी, टी आर निकल के आई थी 1/4 मल्टीप्लाइड बाई 1 अपॉन 2r माइनस वन इंटू 2r प्लस वन माइनस 1 अपॉन 2r प्लस वन इंटू 2r प्लस थ्री। अब T1 निकाल लेते हैं। T1 इज इक्वल टू 1/4 इंटू 1 अपॉन 1 इंटू थ्री माइनस 1 अपॉन 3 इंटू 5। T2 इज इक्वल टू 1/4 इंटू 1 अपॉन 3 इंटू 5 माइनस 1 अपॉन 2 4 5 5 इंटू 7। कैंसिल आउट होनी शुरू हो गई टर्म्स। Tn इज इक्वल टू 1/4 इंटू 1 अपॉन 2n माइनस वन इंटू 2n प्लस वन माइनस 1 अपॉन 2n प्लस वन इंटू 2n प्लस थ्री। ऐड करोगे तो देखो ये कैंसिल हुआ, ये कैंसिल हुआ, तो लास्ट में ये कैंसिल होगा। यानी सिग्मा Tn की वैल्यू आएगी 1/4 तो बाहर पड़ा हुआ है, 1/3 माइनस 1 अपॉन 2n प्लस वन इंटू 2n प्लस थ्री। थोड़ा सा फास्ट जाना पड़ेगा हमें क्योंकि चैप्टर कंप्लीट करना है हमें। तो ये था मेथड ऑफ स्प्लिटिंग द nth टर्म। थोड़ा सा फास्ट किया है मैंने, लेकिन आपके पास एक सुविधा, आपके पास रिकॉर्डिंग अवेलेबल है। देखो फास्ट करना इसलिए भी जरूरी है ताकि सारे टॉपिक एक ही लेक्चर में कवर भी हो पाए। सारे टॉपिक कवर हो पाएंगे तभी आप डीपीपी को सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कुछ मिसलेनियस क्वेश्चंस ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं, ये अपन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। दिस शुड बी डन इन होमवर्क। मिसलेनियस क्यों कहा मैंने, क्योंकि जब हम पढ़ रहे हैं कि एपी है तो पता है क्वेश्चन एपी के ऊपर है, जब हम पढ़ रहे हैं एचपी है तो पता है क्वेश्चन एचपी के ऊपर है। ये दो क्वेश्चन किसी को नहीं पता है कि कौन से टॉपिक के ऊपर है, इसलिए ये दो मिसलेनियस क्वेश्चन मैं होमवर्क के लिए छोड़ रहा हूं। नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगा। आप ये सारी स्लाइड डाउनलोड भी करना और इनको सॉल्व करके देखना। नेक्स्ट क्लास में इनको अपन डिस्कस करेंगे। लेकिन एक बात हम डिस्कस करनी जो आज जरूरी है, दैट इज मैथमेटिकल इंडक्शन। मैथमेटिकल इंडक्शन में क्या होता है कि सपोज ये अपन को दिया हुआ है Sn विच इज इक्वल टू 1 + 2 + 3 से लेकर n तक, जिसको हम बोलते हैं कि दिस कम्स आउट टू बी n × n + 1/2। मैथमेटिकल इंडक्शन से अगर इस चीज को प्रूव करना हो तो हमें 3 स्टेप फॉलो करने पड़ते हैं। क्या कि चेक फॉर n = 1। दूसरा स्टेप क्या, अज्यूम Sn इज
ट्रू। और तीसरा स्टेप क्या करना पड़ता है, फाइंड एस एन प्लस वन। ऐसा किसी भी तरह के रिलेशन में हो सकता है कि पहले हमें वन के लिए उसको चेक करना है, वन के लिए सही है क्या, फिर हमें एन के लिए सही मानना है और उस सही माने हुए का इस्तेमाल करके हमें एन प्लस वन के लिए निकालना है। मैथमेटिकल इंडक्शन बेसिकली इज फॉर सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। नहीं 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 नहीं, ये लो मैथमेटिकल इंडक्शन के ऊपर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके सामने है और मैं आपको बता दूं कि ये क्वेश्चन जेईई मेंस में आ रखा है। हालांकि बहुत पहले आया है लेकिन जेईई मेंस में आ रखा है, यानी जेईई मेंस में मैथमेटिकल इंडक्शन पे क्वेश्चन आ सकते हैं। आपके सामने एक ऑब्जेक्टिव सवाल दिया है मैंने मैथमेटिकल इंडक्शन का, क्योंकि जनरल परसेप्शन ये है कि मैथमेटिकल इंडक्शन तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है, ऐसा नहीं है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। क्वेश्चन इज एक्चुअली बेस्ड ऑन मैथमेटिकल इंडक्शन और बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। चैट को ऑफ करके समझाऊंगा, लेकिन तब तक मैं इंतजार कर रहा हूं किस किस बच्चे का आंसर निकलता है और क्या निकलता है। नहीं जेड, आई बिलोंग टू बीकानेर राजस्थान। ए सी सी डी बी, इट इज नॉट ट्रू फॉर वन, तो बिल्कुल ठीक बात है ना। आपसे पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, पहला ट्रू नहीं है। आइडेंटिटी तो गलत है, बिल्कुल सही बात है, तभी तो बताया मैंने आपको ये क्वेश्चन जेईई मेंस में आ रखा है। चलिए मैं चैट को ऑफ कर रहा हूं और ध्यान से सुनना इस क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन कह क्या रहा है, कह रहा है लेट एस के इज इक्वल टू, यानी कि मान लो कि इस चीज की वैल्यू 3 प्लस के स्क्वायर आती है। मान लो ऐसा कि सम ऑफ ऑड नंबर्स 3 प्लस के स्क्वायर होता है, ऐसा मान लो। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। हालांकि ये फॉर्मूला सही नहीं लिखा है इसने, लेकिन ये कह रहा है मान लो कि सही है, तो बताओ इनमें से कौन सा सही होगा। पहला, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन कैन बी यूज्ड। प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन यूज करने के लिए हमें सबसे पहले n इक्वल टू 1 के लिए चेक करना होता है। चेक करूंगा तो देखो S1 की वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड 1 तक ही तो जाएगा, यानी S1 की वैल्यू 1 आएगी। लेकिन राइट हैंड साइड निकाल रहा हूं तो वो 3 प्लस 1 यानी कि 4 आ रही है। तो मैथमेटिकल इंडक्शन वाला फॉर्मूला यूज ही नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि वो n इक्वल टू 1 के लिए प्रूव ही नहीं हो रहा, यानी मैथमेटिकल इंडक्शन कैनॉट बी यूज टू प्रूव द फॉर्मूला। Obviously it cannot be used because the formula itself is wrong, so we cannot use mathematical induction to prove the formula, which means let's go to the second part. second part क्या बोलता है? second part बोल रहा है कि अगर मैं sk को सही मानूं तो क्या sk प्लस 1 सही आएगा। देखना ध्यान से, sk का मतलब है 1 प्लस 3 प्लस 5 से लेकर 2k माइनस 1, ये सही है। इसका मतलब इसकी वैल्यू 3 प्लस के स्क्वायर है। एस के प्लस 1 अगर निकालना है मुझे तो वो आएगा 1 प्लस 3 प्लस 5, और ये कहां तक जाएगा? ये 2k माइनस 1 तक तो जाएगा। इसमें एक टर्म एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगी, कौन सी? 2k प्लस 1 ऐड हो जाएगी। अब क्योंकि एस के को मैं सही मान रहा हूं, यानी इसकी वैल्यू तो 3 प्लस के स्क्वायर आ जाएगी, बचा 2k प्लस 1, और ध्यान से देखो ये बन गया k प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो कम्स आउट टू बी 3 प्लस k प्लस 1 का होल स्क्वायर। अगर आपसे कोई कहता कि sk ये है, कौन? sk की वैल्यू अगर 3 प्लस के स्क्वायर है तो बताओ sk प्लस 1 क्या होगा? यानी जहां जहां k आ रहा है वहां वहां k प्लस 1 डाल दो। तो अपन ने जब सॉल्व करके निकाला तब भी तो sk प्लस 1 ही आ रहा है। कहने का मतलब कि अगर मैंने sk को ट्रू मानना होता तो sk प्लस 1 भी ट्रू निकलता, विच मीन्स
बी इज द करेक्ट आंसर। भले क्वेश्चन में जो अज्यूम किया हुआ है वो गलत है, लेकिन वो कह रहा है उसको सही मानो, तो बताओ इनमें से कौन सा सही आएगा। क्लियर हुआ? थोड़ा हमें आज जल्दी भी भागना पड़ा क्योंकि चैप्टर थोड़ा बड़ा है, बहुत सारे तरह की प्रोग्रेशन कवर करनी थी, एएम ग्रेटर देन जीएम भी कवर करना था, मिसलेनियस टाइप की सीरीज भी कवर करनी थी, और मैथमेटिकल इंडक्शन भी कवर करना था, और हमें डीपीपी डिस्कस करनी थी। अनफॉर्चुनेटली आपने चारों क्वेश्चन पूछे डीपीपी के, थोड़ा टाइम लग गया। मुझे उम्मीद थी कि आप शायद 2 क्वेश्चन पूछोगे, बट स्टिल इट्स ओके। नेक्स्ट क्लास में डीपीपी सॉल्व करने में थोड़ा और जोर लगाना, थोड़ी और ज्यादा मेहनत करना। अगर कोई क्वेश्चन आपसे नहीं हो रहा है, छोड़ना मत उसको, एक बार और ट्राई करना। 2 बार में नहीं हुआ, तीसरी बार ट्राई करना, यही तो मेहनत है। लास्ट क्लास में क्या समझाया था? जिस काम को करने में आपको दिक्कत आए, जोर आए, उस काम को जान से करना, जान लगा के करना। जिस काम को करने में मजा आए, मुझे तो मैच देखने में मजा आता है, टीवी देखने में मजा आता है, उन कामों को छोड़ देना अंटिल जेई मेंस एंड अंटिल जेई एडवांस। यस, ये बहुत अजीब क्वेश्चन था, बिल्कुल, क्योंकि क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ोगे तो समझ में आएगा कि लेट्स से इट इज करेक्ट, देन विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी करेक्ट। थैंक यू ऑल फॉर पार्टिसिपेटिंग इन टूडेज लेक्चर। आप लोगों ने बहुत सारे अच्छे क्वेश्चन दिए, बहुत सारे अच्छे क्वेश्चंस के जवाब दिए। आई रियली एंजॉयड इट लॉट टुडे। बट हाँ, आज की डीपीपी में आप देख लेना बेटा कितने क्वेश्चंस हैं, और आज की डीपीपी में हर टाइप के क्वेश्चन डालने की कोशिश करी है मैंने। पिछली बार डीपीपी में पीएनसी के क्वेश्चन डाले थे, और बाइनोमियल का एक बहुत अच्छा क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क में दिया था। आज की डीपीपी अच्छे से ट्राई करना। आई थिंक वी हैव टू लीव नाउ बिकॉज सून आपकी अगली क्लास का टाइम भी हो जाएगा। थैंक यू ऑल वेरी मच। और मैं चाहता हूं आप सब लोग जी जान लगा के मेहनत करो। जेई मेंस फरवरी ही अच्छा निकाल लो, तो अगले जेई मेंस में आपको और कॉन्फिडेंस आ जाएगा, फिर बोर्ड भी देना है, फिर एडवांस में भी अच्छा कॉन्फिडेंस आ जाएगा। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू, रियली थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छे जवाब दिए आप लोगों ने। आज की स्लाइड में भी कुछ 2-3 क्वेश्चन मैंने होमवर्क के लिए लिखे हैं, उनको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगा और डीपी भी डिस्कस करूंगा। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, गुड नाइट। मैथमेटिकल इंडक्शन से क्वेश्चन बहुत ही कम चांसेस है, इसलिए मैंने एक क्वेश्चन लेके उसको कवर करवा दिया है। थैंक यू ऑल, थैंक यू वेरी मच। सी यू नेक्स्ट वीक। वीकेंड पे मेहनत करना, अच्छे से क्वेश्चंस को सॉल्व करना। बाय बाय, थैंक यू, सी यू। For detailed videos, daily practice problems, and live chat, visit academy.amazon.in or download the app.